हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे कल अपने? जसवंत सिंह। लो सुनाओ देख। राठौड़ों की रियासतें कौन कौन सी थी? मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। राठौड़ों का संस्थापक कौन था? कहां से आया? किसकी सहायता के लिए? राजधानी कौन सी? छतरी कहां पर? कुलदेवी कौन सी? मूर्ति कहां से लाए? कौन लेके आया? कहां पे स्थापित किया? मेवानगर को राजधानी किसने बनाया? निजामुद्दीन की कितनी टुकड़ियों को हराया? बाड़मेर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? और ये पश्चिमी राजस्थान के गिंदोड़ी के गीत कब गाए जाते हैं? चुंडा ने मंडोर किससे प्राप्त किया? कैसे मिला उसे? उसकी रानी चांद कंवर ने क्या बनवाई? वो पोगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ। उसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया, अपने छोटे बेटे कन्हा को राजा बनाया। फिर रणमल किसकी सहायता से बना? जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? कौन सा किला बनवाया? इसकी नींव किसने रखी? इसमें कौन सी माता जी का मंदिर था? चामुंडा। रानी जसमादे ने कौन सा तालाब बनवाया? कौन सा? रानी सर। कौन का दिल्ली की कौन से सुल्तान को हराया? बहलोल लोधी। और कौन कहता है मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा था? गौरी शंकर हीराचंद। मालदेव अपने युवराज काल में कहा लड़ने के लिए गया था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? कब? तारीख कितनी थी? कितनी तारीख? कितनी? आज। आज हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है। कितने युद्ध और कितने परगने जीते? पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? वीरमदेव से किस बात को लेकर लड़ाई थी? साहेबा साहेबा का युद्ध कब हुआ था? बीकानेर के कौन से राजा को मार दिया? बीकानेर पे कब्जा करके किसको सौंप दिया? शेरशाह सूरी के पास कौन कौन दो बंदे चले गए थे? वीरमदेव और कल्याणमल। मालदेव के पास कौन सा एक बादशाह आया था? कौन सी जगह से? कितने दूत भेजे? नाम बताओ देखिए। मालदेव ने क्या क्या देने का वादा किया? कौन से पुस्तकालय अध्यक्ष के कहने पर बातचीत नहीं करता? और सिंध में कौन से राजा के पास जाता है? अमरकोट के वीरसाल। अच्छा, गिरी सुमेल का युद्ध कब होता है? किस किस के बीच में? शेरशाह के साथ कौन कौन आए? मालदेव के सेनापति कौन कौन थे? जब मालदेव लौट गया तो लड़ाई किसने की? शेरशाह किसकी सहायता से जीता? और जीतने के बाद उसने क्या कहा? हिंदुस्तान की बादशाह थे। शेरशाह जोधपुर में कब्जा करके किसको सौंप देता है? मालदेव कौन सी पहाड़ियों में चला गया? और शिवाना को मारवाड़ की। थोड़े दिनों बाद उसने जोधपुर पर। उमादे किसकी बेटी थी? किसकी रानी थी? कौन सी दासी के कारण? कौन से किले में रही थी? फिर कहां चली गई थी? ईसरदास जी पश्चिमी राजस्थान के। उनकी किताबों के नाम बताओ। हाला झालारी, कुंडलियां, देवियान और आसानंद जी किताबों के नाम बताओ। कवित, बागा, भारमलीरा, दुआ और गोगाजिरी पेड़ी। कौन से युद्ध में भाग लिया था? मालदेव ने कौन कौन से किले बनवाए थे? मेड़ता, रिया, सोजत और पोखरण। कहां का परकोटा बनवाया? जोधपुर का। और क्या पड़ा था? उसकी रानी स्वरूप दे ने किसका निर्माण करवाया? जिसे और क्या कहा जाता है? बहुचीरो तालाब के नाम से जाना जाता है। और तो क्या पड़ा था? और उपाधियां बताओ। हिंदू सुल्तान, हिंदू बादशाह और असमत वाला राजा। उसने अपने बड़े दो बेटों को राजा नहीं बनाया, तो राजा किसको बना दिया? चंद्रसेन। राम को कौन से युद्ध में हराता है? उदय सिंह को। राम किसके पास चला गया? अकबर ने कौन सा सेनापति भेजा? चंद्रसेन। कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? चंद्रसेन नागौर दरबार में मुलाकात क्यों नहीं करता? तो उसने बहादुर पे अटैक किया था। चंद्रसेन कहां चला गया? सिवाना पे कौन सा मुगल सेनापति कब्जा करता है? कब करता है? उसी साल चंद्रसेन को कौन सा किला बेचना पड़ा? किसको बेचना पड़ा? बाद कौन कौन सी पहाड़ियों में रहा था वो? पीपलूंद और कर्णुजा। रामपुरा क्षेत्र में किसको मार देता है? सारण की पहाड़ियों में कौन से गांव में मृत्यु हुई? कौन कहता है मारवाड़ का प्रताप था? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। और क्या कहा जाता उसको? प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा का। नागौर दरबार कब लगाया गया?
किस किसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? और अकाल राहत कार्य में कौन सा तालाब बनाया गया? जोधपुर किसको सौंप दिया गया? राय सिंह कब से कब तक प्रशासक रहा था? मारवाड़ का पहला राजा जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। राजकुमारी का नाम, शादी किससे हुई, उसकी उपाधि क्या थी, उसका बेटा कौन था? सिवाना का कौन सा सामंत मुगलों के खिलाफ लड़ता है? अकबर ने कब अटैक किया था? 1589। सिवाना का कौन सा साकावा? जौहर कौन करता है? केसरिया को लीड कौन करता है? उसके मरसिये किसने लिखे थे? गद सिंह की उपाधि क्या थी? दल थम्बन किसने दी? अनारा बेगम के कहने पर किसको राजा बनाया? तो अमर सिंह को क्या दिया गया? मथुरे की राड़ कब हुई? कौन कौन से राजाओं के बीच? कौन कौन से दो गांवों के बीच? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? काशिद संगानी की कौन सी किताब में जानकारी है? अमर सिंह कौन से मीर बख्शी को मार देता है? फिर अमर सिंह की हत्या किसने कर दी? अमर सिंह की छतरी कहां पर है? कौन से दरवाजे का नाम अमर सिंह दरवाजा है? ये किसने बंद करवाया? इस दरवाजे किसने खुलवाया था? जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? राज सिंह कोम्पात। उसने मुगल उत्तराधिकार के कौन कौन से युद्धों में भाग लिया था? दरमत और खजुआ। दरमत कब हुआ था? 1658। किस किस के बीच में? औरंगजेब, मुराद और दारा के बीच में। जसवंत सिंह किसका सेनापति था? कौन सा सेनापति औरंगजेब से मिल गया? जीत किसकी हुई? घायल होकर जसवंत सिंह आया तो किसने दरवाजे बंद कर दिए? कौन से युद्ध के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बन जाता है? सामुगढ़ के बाद सबसे पहले उसके पास कौन जाता है? फिर मिर्जा राजा जय सिंह किसको ले गया? फिर खजवा का युद्ध कब होता है? 1659 में। किस किस के बीच में? औरंगजेब और सुजा। उसमें औरंगजेब का सेनापति कौन है? लेकिन किसे साठ गांठ कर लेता है और औरंगजेब का क्या लूट लेता है? इतनी बातें बड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं लोग। फाइनली दोराई वाला युद्ध होता है। दोराई वाले युद्ध के अंदर जो औरंगजेब है वो दारा सिकों को हरा देता है, दारा सिकों को पकड़ के मार देता है। अब औरंगजेब का विरोध करने वाला कोई भी नहीं। औरंगजेब आगरा के अंदर राज कर रहा है। औरंगजेब को सबसे भयंकर टक्कर यदि कहीं से मिल रही है तो वो मिल रही है साउथ इंडिया। कहां से मिल रही है? क्योंकि साउथ इंडिया में एक नया सितारा चमक रहा है इन दिनों, महाराज छत्रपति शिवाजी। कौन है? महाराज छत्रपति शिवाजी। औरंगजेब को लगा किसी शक्तिशाली कमांडर को भेजा जाना चाहिए जो वहां पे जाके कुछ कर सके, और औरंगजेब ने अपना कमांडर भेजा शाइस्ता खान। किसको भेजा? और शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा है। ये वही शाइस्ता खान है जो जसवंत सिंह से डर से एक बार जहर की गोलियां खाने के लिए तैयार हो गया था। कल मैं बता रहा था शाइस्ता खान साउथ में। शाइस्ता खान गजब का सेनापति है। उसने शिवाजी से पुणे का किला छीन लिया। कौन सा किला छीन लिया? पुणे का किला। शिवाजी का कभी बचपन बीता था वहां पर। शिवाजी की इच्छा की पुणे वापस जीता जाए, लेकिन पुणे में उसकी पार नहीं पड़ रही। शाइस्ता खान कब्जा करके बैठा है। औरंगजेब को लगा थोड़ा मामला और कड़ा किया जाए साउथ इंडिया के अंदर, इसलिए शाइस्ता खान की सहायता के लिए भेज दिया जसवंत सिंह को। किसको भेज दिया? अब शाइस्ता खान पहले से कमांडर, एक कमांडर और कौन चला गया? जसवंत। जसवंत सिंह ने वहां जाके शिवाजी से बात की। किससे बात की? कि पुणे चाहिए? उसने कहा हाँ चाहिए। तो क्या घुस जा किले के अंदर? तो उसने कहा यार ऐसे तो घुस नहीं सकता, मैं शाइस्ता खान का पहरा है। तो उसने कहा देख मैं मुगलों का सेनापति हूं, तो मैं तेरे को मुगल सैनिकों की ड्रेस दे दूंगा। क्या दे दूंगा? तू अंदर घुस जा। शिवाजी ने कहा ये ठीक है। तो उसने 400 मुगल सैनिकों की ड्रेस पहुंचाई। शिवाजी एक दिन 400 सैनिक लेके पुणे के किले में आया। गेट कीपर ने पूछा कौन हो? मुगल सैनिक है, जा रहे थे इधर से, रात हो गई तो अंदर आना चाहते हैं। ड्रेस उसने देखे बेचारे, उसने अंदर आने दिया। अंदर जाके शिवाजी जो है वो शाइस्ता खान की छाती पे बैठ गया था और शाइस्ता खान का अंगूठा काट लेता है और कहा आज तो अंगूठा काटा, अगली बार गर्दन काटेंगे। पुणे के आसपास नहीं दिखना चाहिए। शाइस्ता खान को भगा दिया वहां से। पुणे किले पर कब्जा कर लेता है शिवाजी 400 सैनिकों से। शाइस्ता खान भाग के गया औरंगजेब के पास। उसने औरंगजेब को जाके कहा कि यार मुझे ऐसे ऐसे शिवाजी ने निकाल दिया। तो औरंगजेब ने कहा तो बेलखना है, तुम्हें ऐसे कैसे निकाल दिया? तो कहा तुम्हारे उस जसवंत सिंह के चक्कर में निकाल गया। औरंगजेब ने कहा नहीं, जसवंत सिंह की कोई गलती नहीं है और तुम मरा होगा, कोई गलती की होगी। और आज के बाद मुझे चेहरा दिखा दिया तो देख लेना। शाइस्ता खान का ट्रांसफर किया बंगाल। बेचारा शाइस्ता खान बंगाल में ही मरा, वापस ही नहीं आ पाया। औरंगजेब ने अपने एक बेटे को वहां पे सेनापति बना के भेज दिया, मुअज्जम। कौन बेटा है? मुअज्जम नाम का। अब मुअज्जम सेनापति, साथ में वहां कौन बैठा है? जसवंत। अब जसवंत सिंह ने मुअज्जम को कहा तू बादशाह बनना चाहता है क्या? तो मुअज्जम ने कहा हाँ। तो कहा तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे। इसलिए मुअज्जम साउथ इंडिया में किसके खिलाफ बगावत कर देता है? औरंगजेब। अब जाके औरंगजेब के समझ में आई कि ये मामले कर कौन रहा है। तो उसने जसवंत सिंह साउथ से ट्रांसफर किया गुजरात। कहां किया? कि तो गुजरात जा। तो यार पालतू पंगे लेता रहता, डायरेक्ट तो बेचारा कह नहीं पाया, उसने गुजरात भेजा इसको। ये गुजरात आया। गुजरात आके
औरंगजेब बोला यार गुजरात जोधपुर के पास में। अच्छा, मुगलों की एक नीति हमेशा ये थी कि राजस्थान के किसी भी राजा को उसकी मूल रियासत के नजदीक ना रखा जाए। गुजरात में रखोगे तो जोधपुर के नजदीक है, शक्तिशाली हो जाएगा। साउथ इंडिया पटक दो, जोधपुर से दूर है। बंगाल भेज दो, कश्मीर भेज दो, पंजाब भेज दो, दूर दूर रहेंगे हमेशा। तो कहा इस जसवंत सिंह को तो और दूर भेजा जाए, इसलिए भेज दिया काबुल। कहां भेज दिया? अच्छा, काबुल में औरंगजेब की पार भी नहीं पड़ रही थी, उसे शक्तिशाली कमांडर भी चाहिए था। जसवंत सिंह शक्तिशाली कमांडर भी है, वो तो जाके सीमा भी संभाल लेगा और दूर रहेगा तो अपने खिलाफ पंगे भी कर नहीं पाए। और मान लो काबुल में विद्रोह कर भी देता है तो काबुल से आगरा दूर पड़ता है, काबुल से बाद में जोधपुर दूर पड़ता है। विद्रोह कर भी दिया तो अपने विद्रोह को क्या कर लेंगे, दबा ले। तो अब जसवंत सिंह कहां चला गया? काबुल। अब औरंगजेब को जसवंत सिंह का कोई खतरा इधर नहीं है। पर औरंगजेब के मन में था कि यार इस जसवंत सिंह ने पहले दारा का साथ दिया, फिर सुजा का साथ दिया, फिर शाइस्ता खान के खिलाफ शिवाजी का साथ दिया, फिर मेरे बेटे मुअज्जम से क्या करवाया, विद्रोह। और फिर जसवंत सिंह एक नीति पर और आया हुआ था कि मैं मंदिर नहीं तोड़ने दूंगा। तो इधर औरंगजेब मंदिर नहीं तोड़ पा रहा, जबकि औरंगजेब की घोषित नीति थी भाई मूर्तियां तोड़नी है। अब जब जसवंत सिंह काबुल गया तो औरंगजेब ने इधर ऑर्डर दिया अपनी सेना को कि जाओ मारवाड़ जाओ और मारवाड़ के सारे मंदिर तोड़ दो। उसको लगा यार पिछले जो जो अपने साथ कांड हुए ना उनका मौका लेने का, उनका बदला लेने का मौका यही। और अब जसवंत सिंह तो वहां काबुल बैठा, वहां से वापस मंदिर बचाने के लिए आ नहीं सकता, और आएगा तब तक तोड़ ताड़ देंगे, एक साथ ही बदला कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो उसने वहां से सेना रवाना कर दी, भाई मारवाड़ जाओ और मारवाड़ जाके सारे मंदिर क्या कर दिए जाए। तो अब जसवंत सिंह वहां काबुल बैठा बैठा बाढ़ पकड़े अपने, करे क्या? काबुल से जोधपुर जाओगे तब तक तो मंदिर टूट जाएंगे, आपके पास और कोई इलाज है नहीं। अब जसवंत सिंह गतम गत के अंदर, यार क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। फाइनली उस बंदे के दिमाग में एक चीज आई, उसने ऑर्डर जारी किया काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। ये बात इधर औरंगजेब को पता चली कि उसने क्या ऑर्डर जारी कर दिया, क्या तोड़ दी जाए। औरंगजेब ने फटाफट कहा बापूड़ा मस्जिद के हाथ मत लगा देना, ये मौलवी सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, कल ही हटा देंगे। तो उसने कहा सेना वापस मंगा, एक भी मंदिर के खरोंचाई तो काबुल नहीं, मैं ईरान तक की एक भी मस्जिद नहीं छोड़ूंगा, सारी की सारी मस्जिद जमींदोज की जाएगी। औरंगजेब अपनी सेना को वापस बुलाता है, वो अपना ऑर्डर वापस लेता है, मारवाड़ के मंदिर बसते हैं काबुल की। फिर वो काबुल में मरता है जसवंत सिंह। जब जसवंत सिंह काबुल में मरता है तो औरंगजेब पार्टी देता है। औरंगजेब कहता है कुफर का दरवाजा टूटा है। किसका दरवाजा टूटा? इतने दिन तक जो मूर्ति पूजा का समर्थन कर रहा था, हमारा विरोध कर रहा था, वो दरवाजा आज क्या हो गया है, टूट गया। देखो देखो 1662 ईस्वी में, इन 1662 एडी, 1662 ईस्वी में, इन 1662 एडी, शाइस्ता खां की सहायता के लिए, टू हेल्प शाइस्ता खां, शाइस्ता खां की सहायता के लिए, टू हेल्प शाइस्ता खां, औरंगजेब ने इसे दक्षिण भारत भेज दिया था। औरंगजेब सेंट हिम टू साउथ इंडिया। इसे किसे? औरंगजेब ने इसे दक्षिण भारत भेज दिया था। औरंगजेब सेंट हिम टू साउथ इंडिया। औरंगजेब ने इसे दक्षिण भारत भेज दिया था। औरंगजेब सेंट हिम टू साउथ इंडिया। देखो 1673 ईस्वी में, इन 1673 एडी, 1673 ईस्वी में, इन 1673 एडी, 1673 ईस्वी में, इन 1673 एडी, औरंगजेब ने इसे काबुल भेज दिया। औरंगजेब सेंट हिम टू काबुल। औरंगजेब ने इसे काबुल भेज दिया। औरंगजेब सेंट हिम टू काबुल। जहां काबुल में एक जगह थी जमरूद का थाना। कौन सी जगह थी? जमरूद का थाना नाम की एक जगह थी, यहां पर मृत्यु होती है। देखो 1678 ईस्वी में, इन 1678 एडी, 1678 ईस्वी में, 1678 एडी, जमरूद का थाना नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड जमरूद का थाना, वही काबुल के पास अफगानिस्तान में जगह, जमरूद का थाना नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड जमरूद का थाना, जमरूद का थाना नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड जमरूद का थाना, जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह डाइड। जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह डाइड। लाइन चेंज करके लिखो। इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि ऑन हिज डेथ औरंगजेब सेड दैट
इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि ऑन हिज डेथ औरंगजेब सेड दैट आज कुफर का दरवाजा टूट गया। टुडे गेट ऑफ कुफर हैज बीन ब्रोकन। आज कुफर का दरवाजा टूट गया। टुडे गेट ऑफ कुफर हैज बीन ब्रोकन। कुफर का मतलब था मूर्ति पूजा। तो जो मूर्ति पूजा करने वाला दरवाजा था वो क्या हो गया? टूट गया। भाई मैं मंदिर तोड़ना चाहता था, लेकिन एक दरवाजा आगे था, वो जब तक दरवाजा नहीं खुल रहा था मंदिर टूट ही नहीं रहे। और वास्तव में क्या भय रहा होगा औरंगजेब को इस आदमी का। कब डेथ हुई है इस बंदे की? 1678। अगले ही साल औरंगजेब जजिया लगाता है। 79 में औरंगजेब का जजिया लगाया हुआ। 78 तक जब तक ये जिंदा था औरंगजेब ने जजिया नहीं लगाया। जैसे ये मरता है उसके बाद औरंगजेब क्या लगा देता है? जजिया लगा देता है औरंगजेब। देखो जसवंत सिंह की पुस्तक है, बुक्स ऑफ जसवंत सिंह, राइटर था अच्छा। आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्स सिद्धांत सार, हाँ, लिखो क्या क्या नाम बताओ। आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्स सिद्धांत सार। दोबारा बोलो देखना। आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्स सिद्धांत। देखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। मोहनोत नैन्सी, क्या नाम बोलो देखे? मोहनोत नैन्सी। बीच में पढ़ा हमने एक दो जगह नाम, है ना। नैन्सी ख्यात के अंदर बताया गया कि तू एक महान राजा था। नैन्सी ने बताया था कि अलाउद्दीन के हमले का कारण फिरोज और विरमदेव के बीच का आकर्षण था। पढ़ते हैं? वही नैन्सी है। मोहनोत सरनेम है, नैन्सी नाम है। मोहनोत क्या इस बंदे का सरनेम, नैन्सी क्या है? राजस्थानी में उल्टा लिखते थे, पहले सरनेम। ये हिंदी के अंदर ही है कि सरनेम बाद में और नाम पहले। बाकी दुनिया की सारी भाषाओं में सरनेम पहले आता है। आप मराठियों के नाम देखिए, कन्नड़ के नाम देखिए, पहले सरनेम होगा बाद में क्या होगा। इंग्लिश के भी आप पुराने नाम मन देखिए तो इंग्लिश में वैसे मिलेगा, उल्टा मिलेगा एकदम। आप पहले उनका सरनेम मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा? अपने भी ये था, पहले क्या है? सरनेम, बाद में क्या है? ये जसवंत सिंह का दीवान था। क्या था? दीवान। दीवान समझते हो? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लिखो। यह जसवंत सिंह का दीवान था। ये वॉज दीवान ऑफ जसवंत सिंह। यह जसवंत सिंह का दीवान था। ही वॉज दीवान ऑफ जसवंत सिंह। भाई राजा खुद तो अब बाहर रहता है, साउथ इंडिया बैठा है, काबुल बैठा है, संभालेगा कौन? दीवान जी। यह जसवंत सिंह का दीवान था। दीवान ऑफ जसवंत सिंह। देख लो, पिता का नाम जयमल और माता का नाम स्वरूप देवी। पिता का नाम क्या है? जयमल। और माता का नाम क्या है? पुस्तकों के नाम लिखो, कौन कौन सी बुक लिखी। लिखो नैन्सी ख्यात,
क्या नाम बुक का बताओ तो? नैनसिरी ख्यात। संस्कृत में एक वर्ड होता है ख्याति। ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि, लोकप्रियता, फेम, पॉपुलरिटी। ऐसी किताबें जो राजाओं की पॉपुलरिटी बढ़ाया करती थी, उन किताबों को क्या बोला करते थे? ख्यात। नैणसी ने ख्यात लिखी, इसलिए नाम क्या हो गया? ये राजस्थान की पहली ख्यात मानी जाती है, लिख लो। यह राजस्थान की पहली ख्यात है। इट इज फर्स्ट ख्यात ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की पहली ख्यात है। इट इज फर्स्ट ख्यात ऑफ राजस्थान। दूसरी बुक का नाम लिखो, मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत। क्या नाम बोलो देखे? मारवाड़ रा परगनारी विगत। विगत का मतलब होता है इतिहास। विगत का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री मतलब विगत। किसी भी राज्य में जो भी इलाके होते हैं, इन इलाकों को बोलते हैं परगने। क्या बोलते हैं? अपने पढ़ते हैं पूर्व मंडल बदनौर के परगने मुगलों को जजिया करके बदले में दिए गए। रमा देवी को जावर का परगना दे दिया गया था, पढ़ते हैं? तो परगने का मतलब तो हो गया इलाके। वे इलाके जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आया करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परगने। मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ के परगनों का इतिहास। इंग्लिश में होता हिस्ट्री ऑफ परगनाज ऑफ मारवाड़। हिंदी में लिखते तो बोलते मारवाड़ के परगनों का इतिहास। ये चूंकि राजस्थानी इसलिए क्या है? मारवाड़ रा परगनारी विगत। विगत का मतलब इतिहास और परगने मतलब इलाके। मारवाड़ के इलाके, इसलिए नाम क्या हो गया? मारवाड़ रा परगनारी। बताया है कि राजा के 6 परगने कौन कौन से हैं। एक परगना, 2 परगना, 3 परगना, 4 परगना, 5 परगना। इस परगने की इनकम कितनी, इसमें इनकम कितनी, इसमें इनकम कितनी, इसमें कौन से अधिकारी है, इसमें कौन से अधिकारी, इसमें कौन से अधिकारी है, यहाँ कितने लोग रहते हैं, यहाँ कितने लोग रहते हैं। मतलब एक परगने की प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी देने वाली जो किताब, वो किताब कौन सी है? मारवाड़ परगनारी। अलग अलग सब के बारे में। आज भी सरकारें ऐसी किताबें जारी करती है। जैसे राजस्थान सरकार है, एक बुक जारी करेगी, उस बुक का नाम होगा गजट। क्या नाम होगा? और सरकार का जो गजट होगा, उसमें सरकार बताएगी कि हमारे कितने जिले हैं, उन जिलों में कौन कौन हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, उन जिलों में कितनी कितनी इनकम है, उन जिलों में हमारी जनसंख्या कितनी कितनी है। ऐसी किताबों को क्या बोलते हैं? गजट। उस टाइम ये किताब भी एक प्रकार का गजट ही है, सब कुछ बता रही है। इस किताब का नाम पड़ गया मारवाड़ का गजट। क्या नाम पड़ गया? समझ गए? गजट। गजट क्या होता है? सरकार अपने अधिकारियों के बारे में, जनसंख्या के बारे में, आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में बताए, उन किताबों को क्या बोलते हैं? गजट। देख लो, इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। दिस बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज गजट ऑफ मारवाड़। इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। दिस बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज गजट ऑफ मारवाड़। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गजट कहा जाता है। कौन सी किताब को? मारवाड़ रा परगनारी विगत। अब मैंने कहा कि इसमें लिखा है यहाँ पर इतनी पब्लिक, यहाँ पर इतनी पब्लिक, यहाँ पर इतनी पब्लिक, इसका मतलब जनगणना हो गई ना। तो इस किताब से जनगणना की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पॉपुलेशन सेंसस, लोगों को गिना गया है, देख लो। इस पुस्तक से जनगणना की जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन सेंसस। इस पुस्तक से जनगणना की जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन सेंसस। इस पुस्तक से जनगणना की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? समझ गए? जनगणना तो भाई लोगों को गिना हुआ इसके अंदर की जनगणना। तो किताब का नाम क्या बताओ? मारवाड़ रा परगनारी विगत, या और नाम क्या है? मारवाड़ का गजट। क्या नाम है? आप जब आरएस बन जाओगे ना, तो आपका नाम गजट में आएगा। आपका नाम किस में आएगा? भाई कहीं ना कहीं के अधिकारी होगे तो गजट में लिखा हुआ आएगा कि साहब फलान जी, क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। तो लिखा आएगा गौरव, कि गौरव चाकसू का उपखंड अधिकारी है। कहाँ का उपखंड अधिकारी है? इमरान तेरे कहाँ पोस्टिंग लेनी है? अभी दे दूं। है? कहाँ पोस्टिंग दूं बता? बता दे रहे कोई नाम तो, कहीं दे दूं? राजस्थान है? मैं काबुल। इमरान को जमरूद के थाने भेज दूं मैं। ये सही है। इस तरह इसको काबुल पोस्टिंग दे दो, और राजस्थान का उपखंड अधिकारी होगा, राजस्थान में पोस्टिंग मिलेगी ना बाद में।
बता दो कहाँ लेनी है? आसपास में कहाँ? तू सिरोही है, तेरा जिला कौन सा लगता है? जालोर लगता है, तो साइला पोस्टिंग दे दे तेरे को। पर जालोर में तो मिलेगी नहीं यार, लोकल होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं तेरे को, सिरोही में दे दे। हाँ चल, पिंडवाड़ा मिल जाए तेरे को पोस्टिंग। एसडीएम नहीं बनना, आरबीएस बनना है। हाँ तो पिंडवाड़ा भेज देते हैं। अभी भी पिंडवाड़ा में जो अपने डिप्टी साहब लगे हुए हैं, वो आप कभी सर के ऑफिस में जाओगे, सर के ऑफिस में सबसे आगे आगे फोटो लगा हुआ है जेठ सिंह जी, वो आजकल पिंडवाड़ा की डिप्टी है। बाद में तेरे को बनाए उधर। चल ठीक हो गया ट्रांसफर। ट्रांसफर करना पड़ेगा, हाँ तो इमरान लगेगा तब तक हो जाएगा ट्रांसफर, वैसे ही हो जाएगा। तो मारवाड़ का गजट, कहने का मतलब ये है कि आपका नाम गजट में आएगा, इसलिए आप कहलाओगे गेजिटेड ऑफिसर। क्या कहलाओगे? सुनते हो ना आप कई बार कि ये गेजिटेड ऑफिसर और ये नॉन गेजिटेड ऑफिसर है। जिनका नाम गजट में हो वो गेजिटेड, जिनका नाम गजट में नहीं हो वो नॉन गेजिटेड। तो अपने कई बार फॉर्म पे साइन वाइन करवाने होते हैं, तो अपने ढूंढते हैं गेजिटेड ऑफिसर कौन है, गेजिटेड ऑफिसर कौन है। बाद में आपके पास बच्चे आएंगे, सर साइन कर दो। कर दोगे आप साइन? अब तो है ना, फिर थोड़ा कम हो गया। पहले ना जैसे मेरे को याद आता है कि पहले जब भी कोई फॉर्म भरते, तो फॉर्म भरते टाइम सारे जितने डॉक्यूमेंट है उन पे सब पे साइन करवाने पड़ते। तो मेरे याद है मैं कोई 12th क्लास में था, तो साथ वाले सारे वो मैथमेटिक्स वाले जीते थे, वो एयरफोर्स के फॉर्म भर रहे थे, तो मेरे कहा तू ही भर दे। उस टाइम टाबर ये सोच के भरते थे कि ये दे रहा है तो मैं ही एग्जाम दे लूंगा, तो वो एयरफोर्स का फॉर्म भर दिया। अब वो फॉर्म भरने लगे तो कहा इस अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। क्या अटेस्टेड करवाना है? जो 10th की मार्कशीट थी, 12th में तो वो 10th की मार्कशीट थी हमारे पास, वो करवा लो, तुम्हारा मूल निवास करवा लो, और तुम्हारे फॉर्म पे जितने पन्ने इन सब पे तुम्हारे साइन होने चाहिए, अटेस्टेड वाले की साइन होने चाहिए। अब यार अपने तो किसी को जानते ही नहीं, तो लोकल बीकानेर का एक फ्रेंड था, उसने कहा मैं करवा दूंगा। मेरे घर के सामने एक अंकल रहते हैं, और अंकल एक्सीएन है, जयन नयन एक्सीएन होते हैं, तो एक्सीएन गेजिटेड ऑफिसर होता है, तो वो अंकल कर देंगे अपने को साइन। तो चलो, तो शाम को हम दोनों अंकल के पास गए। वो जानता ही था मेरा दोस्त, जाते अंकल को नमस्ते किया कि नमस्ते अंकल, हम एयरफोर्स का फॉर्म भर रहे हैं, मेरा फॉर्म अटेस्टेड कर दो। अंकल ने कहा ला हाथों हाथ ला। अंकल ने बिना देखे साइन मारे, फटाफट फटाफट मोर लगा दी सबके ऊपर। मैं पीछे खड़ा था, मेरे वाले डॉक्यूमेंट पकड़ा है कि अंकल इसके भी साइन कर दो, मेरा दोस्त है। अंकल ने मेरे तरफ देखा, मार्कशीट देखी, मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा, पक्का तेरी मार्कशीट है? मैं कैसे भरोसा कर लूंगी तेरी मार्कशीट है? मैं लेके आया हूं तो मेरी मार्कशीट, मैं दूसरे को मार्कशीट क्यों दे दूंगा? नहीं यार, क्या पता तुम फ्रॉड हो, क्या पता तुम गलत साइन करवा लो मेरे से कहीं। तो मैं दोस्त की तरफ देखा, दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं मेरे साथ रहता है और सही है एकदम, इसकी मार्कशीट है, मैं जानता हूँ इसका नाम, इसके पापा का नाम और सब पता है। पर अंकल ने 2-3 बार देखा का साइन नहीं करूंगा। तो मुझे इतना बुरा फील हुआ टाबरपने में उस टाइम, कि मुझे लगा यूं रोना आने जैसी हालत हो गई कि यार ये मुंह पे बेइज्जती कर रहा है, ये कर रहा है, मार्कशीट तेरी नहीं है। पर तब तो जैसे तैसे बाहर आए। दोस्त ने भी कहा कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लेके आ गया, पर अब नहीं किए तो नहीं किए। रूम चला गया, फिर मैंने खूब सोचा कि यार अब मैं साइन किससे करवाऊंगा, मेरा तो फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। देखो लकीली उस दिन पापा का फोन आ गया, तो पापा ही फोन करते थे, कुछ छत पे जाके रेंज आया करती गाँव के अंदर तब शुरू शुरू के अंदर, तो उनका फोन आया, तो मैंने कहा कि मेरे ऐसे ऐसे फॉर्म साइन करवाना है, और वो मैं किससे करवाऊं, मेरे को अंकल ने तो घर से निकाल दी, उसने कहा मार्कशीट तेरी नहीं है। तो फिर पापा ने कहा मेरे कोई जानकार है उनके पास चले जाना, वो कर देंगे। फिर उनके पास गया, साइन करवा गया। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि यार गेजिटेड ऑफिसर साइन करता है, और यदि वो जानता नहीं है तो उसको साइन नहीं करता है। फिर क्या 2014 के बाद ये सिस्टम खत्म कर दिया। अब सिस्टम ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल जब डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, तब साइन करवाना है। फॉर्म जमा वाले टाइम साइन की आवश्यकता नहीं। वरना तो क्या, एक फॉर्म निकलता है, कोई 15 लाख लोग भरते हैं, अब 15 लाख लोग लेके घूमो फॉर्म अपने अपने अटेस्टेड करवाने, वरना फाइनल सिलेक्शन कितने होने, 2,000, 5,000, 4,000, तो वो लोग अपना अटेस्टेड करवा ले। तो आजकल अब जैसे पटवारी के, ग्राम सेवक आपके जब सिलेक्शन होते हैं बच्चों के, तो कई मेरे पास आते हैं कि सर ये अटेस्टेड करवाना, तो सर कोई जानकार हो तो करवा दो। तो ठीक है, तो अपने यहाँ जयपुर में खूब सारे पुराने को स्टूडेंट, मेरे साथ वाले, मेरे को सीनियर लगे हुए रहते हैं, किसी को कह देते हैं कि भाई उनके पास चले जाना और जाकर देना, स्प्रिंग बोर्ड का हूँ साइन कर देंगे। ताबर जाते हैं, दूसरे दिन आके बताते अरे सर मैं गया था, जोरदार इज्जत हो रही है अपनी तो। गए ऑफिस में जाकर कि मैं स्प्रिंग बोर्ड स्टूडेंट हूँ, उन्होंने पूछा और क्या सब्जेक्ट चल रहे हैं, वो कितने नंबर कमरे के अंदर बैठते हो, क्या क्या पढ़ा दिया, क्या क्या नहीं पढ़ाया, और हाथों हाथ साइन कर दिए सर। तो आपका भी जब सिलेक्शन हो जाए, आप आरएस बन जाओ, आपके पास बच्चे आएंगे, साइन कर दोगे? पक्की बात? ये तो नहीं कहोगे मार्कशीट तेरी नहीं हो सकती? पक्का? हाँ, फिर आपका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो आप साइन इसलिए कर पाओगे क्योंकि आपका कौन सी किताब में नाम होगा, गजट में नाम होगा। तो मारवाड़ रा परगना विगत कौर क्या कहा जाता है, मारवाड़ का गजट। किसने लिखी? नैन से किस पद पे था? दीवान का काम पैसे टक्के का हिसाब किताब रखना होता था। एक बार जसवंत सिंह जी ने हिसाब लिया, क्रॉस चेक किया कि हाँ भाई साहब 1 लाख रुपए की गड़बड़ी है, नीचे से टैक्स आया 1 लाख रुपए, लेकिन राजकोष में जमा
नैण सिंह ने कहा नीचे वाले अधिकारी लेके नहीं है, ये गड़बड़ी करके मैं क्या करूं। राजा ने कहा मैं नीचे वाले अधिकारियों को नहीं जानता, मैं नैण सिंह तेरे को जानता हूँ, 1 लाख रुपए कर्जा है, चुका। नैण सिंह का कर्जा किस बात का है, मैंने तो खाई नहीं कोई। तो जसवंत सिंह ने पकड़ के जेल में डाल दिया। और नैण सिंह को इतना बुरा लगा, नैण सिंह को लगा कि यार कभी मैं इस रियासत का दीवान था, सब कुछ मेरे इशारों पे चलता था, आज मैं जेल में बैठा हूं। और नैण सिंह ने नैण सिंह के भाई को भी जेल में डाला, भाई का नाम था सुंदरदास। क्या नाम था। और नैण सिंह को लगता है कि अब ये दुनिया, ये महफिल काम की, नैण सिंह सुसाइड कर लेता है। देखो, कर्ज के कारण, ड्यू टू डेट, कर्ज के कारण ड्यू टू डेट, जसवंत सिंह ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। जसवंत सिंह अरेस्टेड हिम, जसवंत सिंह ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। जसवंत सिंह अरेस्टेड हिम। जसवंत सिंह ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। इसने जेल में अपने भाई सुंदरदास के साथ आत्महत्या कर ली थी। He along with his brother सुंदरदास committed suicide in jail. इसने जेल में अपने भाई सुंदरदास के साथ आत्महत्या कर ली थी। He along with his brother सुंदरदास committed suicide in jail. इसने जेल में अपने भाई सुंदरदास के साथ आत्महत्या कर ली थी। He along with his brother सुंदरदास committed suicide in jail. अपने एक इतिहासकार हुए, उन इतिहासकार का नाम है मुंशी देवी प्रसाद। क्या नाम है इतिहासकार का। मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं कि भाई या तो अकबर के टाइम में उसके परगनों का इतिहास लिखने वाला एक बंदा था, उस बंदे का नाम था अबुल फजल। क्या नाम था। अबुल फजल ने एक बुक लिखी थी अकबरनामा। कौन सी बुक है। और अकबरनामा के अंदर वो अकबर के टाइम के जो भी परगने उनका हिसाब किताब लिखता है। और इधर या अपने राजस्थान में कोई इसी प्रकार का हिसाब किताब लिख रहा है, तो कौन है, मोहनोत नैन। तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा कि मोहनोत नैन्सी राजपूताने का, लिख लो। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का अबुल फजल कहा था। मुंशी देवी प्रसाद कॉल्ड हिम अबुल फजल ऑफ राजपूताना। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का अबुल फजल कहा था। मुंशी देवी प्रसाद कॉल्ड हिम अबुल फजल ऑफ राजपूताना। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का अबुल फजल कहा था। कॉल्ड हिम अबुल फजल ऑफ राजपूताना। राजपूताने का क्या कहा था, अबुल फजल कहा था। अगले विद्वान लिखो, नरहरि दास। बुक का नाम लिखो अवतार चरित्र। राइटर का नाम लिखो नवीन। बुक का नाम लिखो नेह निधान। नेह तरंग किसकी थी, बुद्ध सिंह। बुंद के राजा बुद्ध सिंह। नेह निधान किसकी, नवीन। नवीन किसके दरबार में, किसके, तो जसवंत सिंह के 3 विद्वान है, नैणसी, नरहरिदास, नवीन, ट्रिपल एन। कौन कौन विद्वान है, नैणसी, नरहरिदास और नवीन। नैणसी की किताबें नैणसी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत। नरहरिदास की पुस्तक अवतार चरित्र और नवीन की पुस्तक नेह निधान। ठीक है। अच्छा, साउथ इंडिया में जब पोस्टिंग थी ना, तो साउथ इंडिया में इसने एक शहर बसाया था, उसका नाम था जसवंतपुरा। जसवंत सिंह ने कौन सा शहर बसाया था, महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नाम का एक शहर बसाया था। लिख लो, नीचे लाइन चेंज करके लिखना। दरबारी विद्वान हो गया, अलग से लिखना। जसवंत सिंह ने जसवंतपुरा की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। जसवंत सिंह फाउंडेड जसवंतपुरा। जसवंत सिंह ने जसवंतपुरा की स्थापना की थी। जसवंत सिंह फाउंडेड जसवंतपुरा। कहते जसवंत सिंह जब वहां अफगानिस्तान थे तो वहां से अनार के बीज लाए थे और यहाँ जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए। किसके बगीचे लगवाए,
देख लो, जोधपुर में अनाज के बगीचे लगवाए थे। He got planted pomegranate gardens in जोधपुर। He got planted pomegranate gardens in जोधपुर। जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए थे। He got planted pomegranate gardens in जोधपुर। जोधपुर में किसके बगीचे लगवाए? अनार के। आज जब देखते हैं कि बाड़मेर में भयंकर भयंकर अनार होती है, दिलीप सर के गांव में इतनी अनार होती है, इतनी ज्यादा अनार होती है, इसकी हद नहीं कोई। आप थोड़े से लेट आए हो, वरना अनार महोत्सव चल रहा था अभी। हाँ, खाए थे? आपके बीच को भी मिल गए? अच्छा, तो आपके बीच को एक बार मिले, तो इस बार शायद 3-4 बार बांटे हैं कि जब भी वो अनार वाली गाड़ियां बिकने के लिए आती है तो 2-4 गाड़ियों को कहते हैं इधर मोड़ लो रे, अपने कोचिंग के अंदर खाएंगे। और आप सारे वो अनार यदि आपने खाए भी होंगे तो आप नोटिस किए होंगे वो अनार बेहद अच्छे, बेहद अच्छे, मतलब मार्केट में वैसे अनार नहीं मिलते हैं। तब आज लगता है कि यार, आज जब यहाँ पे अनार हो रहे हैं, एक राजा कितना दूरदर्शी था कि आज के 300 साल पहले अनार उगा गया। वो जानता था कि यार इस जमीन के अंदर क्या हो सकते हैं, अनार। ठीक है, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे हम किन्हीं भी वजह से, तब इतनी सुविधाएं नहीं रही होगी, पर उस आदमी का विजन तो था कि इस मिट्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो अनार के बगीचे लगाने वाला राजा कौन था अपने? एक रानी का नाम पढ़ा था हमने, जसवंत दे। तो जसवंत दे ने एक महल बनवाया था। सुन लो, दो बातें लिखते हैं एक साथ। एक महल बनवाया, उसका नाम है राय का बाग महल। क्या नाम है? राय का बाग नाम की जगह है जोधपुर में, वहां पर महल बना, इसलिए नाम क्या था? एक तालाब बनवाया था, उस तालाब का नाम था कल्याण सागर। क्या नाम था? जिसको आजकल जोधपुर वाले बोलते हैं रातानाडा। क्या बोलते हैं? नाडा। नाडा का मतलब तालाब होता है। तो कल्याण सागर बनवाया था, जो आजकल क्या कहा जाने लगा। तो महल तो कौन सा बनवाया? राय का बाग। किसने? लिखो, रानी जसवंत दे ने राय का बाग महल तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। कल्याण सागर कोष्टक में रातानाडा लिख लेना। रानी जसवंत दे ने राय का बाग महल तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। क्वीन जसवंत दे बिल्ट राय का बाग पैलेस एंड कल्याण सागर पॉइंट। रानी जसवंत दे ने राय का बाग महल तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। क्वीन जसवंत दे बिल्ट राय का बाग पैलेस एंड कल्याण सागर पॉइंट। कोष्टक में क्या लिखना है? रातानाडा। एक रानी और है, उसका नाम है अतिरंग दे। क्या नाम है? अतिरंग दे। अतिरंग दे ने एक तालाब बनाया। शेखावत रानी थी, इसलिए तालाब का नाम ही पड़ गया शेखावत जी को तालाब। क्या नाम पड़ गया? जैसे बहू जी को तालाब, वैसे शेखावत जी का तालाब। लिख लो, रानी अतिरंग दे ने शेखावत जी का तालाब बनाया। ये सब जोधपुर के निर्माण है। क्वीन अतिरंग दे बिल्ट पॉन्ड ऑफ शेखावत जी। रानी अतिरंग दे ने शेखावत जी का तालाब बनवाया था। क्वीन अतिरंग दे बिल्ट पॉन्ड ऑफ शेखावत जी। रानी अतिरंग दे ने शेखावत जी का तालाब बनवाया। कौन सा तालाब बनवाया? शेखावत। किसने? अतिरंग। बिना राजा चेंज की इसी में हेडिंग डालो, पृथ्वी सिंह। देखो, यह है जसवंत सिंह का बेटा था। ये वो सन ऑफ जसवंत सिंह। यह है जसवंत सिंह का बेटा था, ये वो सन ऑफ जसवंत सिंह। कहते हैं कि भाई जसवंत सिंह जब औरंगजेब के दरबार में था, एक दिन औरंगजेब ने अपने दरबार के अंदर कहा कि मुझे शेरों की लड़ाई देखनी है। कई दिन हो गए शेरों की लड़ाई देखे हुए, मेरे पास तो मेरा शेर, आप में से किसी के पास शेर है लड़ाई करवाने के लिए? जसवंत सिंह ने हाथ खड़ा कर दिया। जसवंत सिंह ने कहा मेरे पास है, कल ले आऊंगा। अगले दिन औरंगजेब अपना सच्ची मुच्ची का शेर लेके आ गया। उन्होंने जसवंत सिंह को कहा। जसवंत सिंह ने कहा मैं सोचा मजाक कर रहा है यार, यहाँ कौन सा शेर पड़ा है। औरंगजेब ने कहा फिर कहने की जरूरत क्या थी, तब तो लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। तो जसवंत सिंह से सुना नहीं गया, उसने अपना 15 साल का लड़का पास में खड़ा था पृथ्वी सिंह, उसने कहा मेरा शेर तो यही है। तो इसकी बात कर रहा था, लड़वा ले। औरंगजेब ने कहा वो सच्ची का शेर है, फाड़ देगा, रेसे रेसे बिखेर देगा, वो धागा खोल देगा पूरा। और कहां भेज रहा है उसके सामने? उसने कहा कोई बात नहीं, एक चला जाएगा और जाम लेंगे, क्या है, लड़वाओ तुम।
इतना क्यों लोड लिया? और कहते 15-16 साल का लड़का वो शेर के कटघरे में उतरता है, शेर जब झपट्टा मारता है तो वो अपनी कटार निकालता है, तो बाहर से जसवंत सिंह बैठा बैठा ये और कहता है कि राजकुमार शेर निहत्ता और तुम्हारे पास कटार, ये तो जस्टिस नहीं है। तो राजकुमार कटार और फेंक देता है, शेर से निहत्ता लड़ता है, शेर के जबड़े चीर देता है। तो औरंगजेब को लगता है कि यार 15-16 साल की उम्र में शेर के जबड़े चीर गया, बड़ा होने के बाद भगवान जाने क्या क्या चीरेगा। तो पहले राजाओं के टाइम में सबसे बड़ा इनाम होता कपड़े, राजा यदि किसी को कपड़े देता तो बहुत बड़ा इनाम था। कहते औरंगजेब उसको कपड़े देता है, उन कपड़ों में जहर मिलवा देता, राजकुमार थोड़े दिनों बाद मर गया था। तो मुझे जसवंत सिंह का कौन सा राजकुमार शेर के साथ लड़ाई करता था, कौन था? तो ये आपके पता नहीं, बाकी मुझे याद है सेकंड क्लास में हिंदी में स्टोरी लगती थी। तूने पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, हाँ बाद में पढ़ ली होगी, बाकी तो यार तू तो काफी छोटा है, मुझे लगा तू ही मेरी तरह पूरा पाषाण काल का। बाद में भैया बहन की कोई किताबें थी वो पढ़ी होगी, बड़े भैया की किताब पढ़ी है ना ये। चल, अरे क्या बात है, थो चलो भाई, क्या याददाश्त है। लिखो, इसने शेर के साथ लड़ाई की थी, ही फाउट अगेंस्ट लोइन। इसने शेर के साथ लड़ाई की थी, फाउट अगेंस्ट लोइन। औरंगजेब ने इसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। औरंगजेब गॉट मर्डर्ड हिम बाय गिविंग पॉइजनस ड्रेस। औरंगजेब ने इसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। औरंगजेब गॉट मर्डर्ड हिम बाय गिविंग पॉइजनस ड्रेस। औरंगजेब ने इसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। बिना राजा चेंज के इसी में हेडिंग लो, अजीत सिंह और दलथम्बन। क्या नाम है? अजीत। लिखो, एक लाइन लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। लिखो, ये जसवंत सिंह के बेटे थे, देवर सन्स ऑफ जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह के बेटे थे। कहते जसवंत सिंह जब मरा था ना, तब जसवंत सिंह की कोई बेटा था ही नहीं। पृथ्वी सिंह की वो शेर वाली लड़ाई में मृत्यु हो गई, बाकी भी एक दो कोई बेटे थे बीमारियों में मर गए थे। पर जब वो मरा तब उसकी दो रानियां प्रेग्नेंट थी। उन दो रानियों के जसवंत सिंह के मरने के 15-20 दिन के अंदर दो बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम क्या रखा जाता है? अजीत सिंह। एक का क्या रखा जाता है? दलथम्बन। नाम भी होता था भाई, वो तो आप सोचोगे दलथम्बन तो उपाधि है, पर नाम भी तो हो सकता है। जैसे किसी आदमी का नाम है परमवीर, तो परमवीर चक्र भी तो होता है, तो नाम तो हो ही सकते हैं ना। तो दलथम्बन क्या उपाधि है? दो राजकुमार, एक का नाम अजीत सिंह और एक का। अब वहां जोधपुर के जो मंत्री वगैरह थे वो वहीं काबुल के अंदर थे जसवंत सिंह जी के। जसवंत सिंह जी का अंतिम संस्कार किया, वेट किया कि भाई रानिया प्रेग्नेंट है, काबुल हो जाए इनकी, फिर यहाँ से चलते हैं। दोनों के बेटे हुए, अजीत और दलथम्बन। बड़ा कौन है इनके अंदर? अजीत सिंह। तो जोधपुर वाला उनका भाई ठीक है, अब अपने जोधपुर चलते हैं, और जोधपुर चल के किसको राजा बनाते हैं? अजीत सिंह। जोधपुर वालों का जो नेता वहां प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो मुख्यमंत्री है, उनका नाम है दुर्गादास राठौड़। क्या नाम है? तो दुर्गादास राठौड़ वहां से दोनों रानियों को, दोनों बच्चों को, बाकी परिवार के लोगों को लेके वहां से निकलते हैं। काबुल से ये लोग आते हैं लाहौर। कहाँ थे? जब ये लाहौर पहुंचे तब औरंगजेब को समाचार मिले। औरंगजेब जब ये कहता कुफर का दरवाजा टूट गया, इसका कारण है कि औरंगजेब राजी होता है भाई जसवंत सिंह मर गया और जसवंत सिंह के बेटा तो है नहीं, तो मैं जोधपुर पे कब्जा कर लूंगा। तो वो जसवंत सिंह जो आजीवन मेरे खिलाफ लगा रहा, उसके मरने के बाद मैं जोधपुर पे क्या कर लूंगा, कब। लेकिन जब ये लोग लाहौर पहुंचे तो औरंगजेब को पता चलता है कि एक नहीं दो बेटे हैं, और वो तो उनको जोधपुर लेके जा रहे हैं, उनको क्या बनाएंगे वहां ले जाके राजा। तो औरंगजेब ने दुर्गादास को मैसेज किया कि दुर्गादास जी, जोधपुर बाद में जाना, पहले दिल्ली आओ, और दिल्ली आके कोई बातचीत करनी फिर चले जाओ। लगा यार बादशाह को आदेश देता होगा, तो ये लोग लाहौर से कहां चले गए? दिल्ली। पूछा औरंगजेब से कि हाँ भाई बताओ क्या करना है। औरंगजेब ने कहा अभी तो रेस्ट करो एक बार, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो दिल्ली में किशनगढ़ के राजा हुआ करते, रूप सिंह। कौन थे? उनकी हवेली थी, रूप सिंह राठौड़ की हवेली। किसकी हवेली? उस रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कहा कि वहां जाके रुक जाओ। तो ये लोग वहां पे जाके रुके, और वहां जाके रुकने के बाद औरंगजेब ने अपनी सेना लगाई चारों तरफ, और कहा अजीत सिंह को एक ही सूरत में जोधपुर का राजा बनाऊंगा कि अजीत सिंह मुसलमान बन जाए। यदि अजीत सिंह को मुसलमान बनाने के लिए तैयार हो तब तो जोधपुर का राजा बन जाओ, और यदि मुसलमान बनाने के लिए तैयार नहीं तो मैं मार दूंगा। दुर्गादास ने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम धर्म कैसे चेंज कर ले? उसने कहा हाथों हाथ जवाब नहीं देना, सोच के दो।
बैठे रहो 5-7 महीने अंदर, कोई दिक्कत नहीं, सोच के आराम से जवाब दे देना। अब ये अंदर बैठे, औरंगजेब बाहर सेना लगाए बैठा, ये बातचीत करने के लिए जाए थोड़े दिनों में, यार मत कर ऐसे, जाने दे हमें यहाँ से, और हमें राजा बनाने दे अजीत सिंह को। औरंगजेब ने कहा कि ना, जोधपुर मेरा है, या तो अजीत सिंह मुसलमान बनेगा तो बनेगा, वरना मैं तुमको मार दूंगा और जोधपुर पे क्या करूंगा। फाइनली इनके समझ में आई कि औरंगजेब पार तो पड़ने नहीं देगा, तो क्या तरीका का अपनाया जाए। ये लोग जब वहां रहते थे तो इनके साथ एक महिला रहते जिनका नाम था गोरा। क्या नाम था? गोरा नाम का महिला था। पहले राजकुमारों की देखभाल के लिए महिलाएं हुआ करती खूब सारी, तो गोरा दाई माँ थे। क्या थे? जैसे पन्ना थे दाई माँ, वैसे गोरा क्या है? दाई। अब वहां इतने लोग रहते हैं तो भाई कोई आदमी सामान लेने के अंदर बाहर भी तो आता जाता ही है, तो गोरा कई बार उन गोरा के खुद के जो बच्चा था उसको लेके बाहर कई बार घूमते रहते। तो गोरा को कहा कि गोरा अब तो खुद वाले बच्चे को लेके मत घूम, अजीत सिंह को लेके बाहर घूम, 2-3 दिन इसको खिलाने के लिए बाहर लेके जान। इन इन बाहर जो गेट कीपर्स खड़े हैं, जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े, इनको ये लगना चाहिए तो अपने बेटे को खिला रही, कि रोने लग गया टाबर तो बाहर खिलाने के लिए लेके आइए। 3-4 दिन इनके नजरों में रहना चाहिए ताकि तू निकले तो इनको डाउट नहीं हो। तो कहा ठीक है। अब वो 3-4 दिन तक बच्चे को इधर उधर लिया। अब छोटा टाबर था तो कोई कौन देखे कि इसका है एक दूसरे का, वे खिलाती होगी, पहले ही खिलाती थी अभी खिला रही होगी। एक बंदे और है जिनका नाम है मुकुंदास खिंची। क्या नाम है? इन मुकुंदास खिंची को व्यवस्था दी गई कि भाई आप जो है ये जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं इनका ध्यान भटकाओगे, इनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करोगे, और जब आप इनको डिस्ट्रैक्ट करोगे तब हम आधे लोग यहां से बाहर निकलेंगे, आधे लोग हवेली के अंदर रहेंगे, आधे लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, अजीत सिंह को लेके निकलेंगे यहाँ से। दलसंबन की डेथ हो गई थी, दलसंबन बीमार होता है, बीमार होकर डेथ हो जाती है, तो अजीत सिंह को लेके निकलेंगे। और जब अजीत सिंह को लेके निकलेंगे हम आधे लोग, तो हम भी आधे लोग सारे साथ नहीं रहेंगे, थोड़े 15-20 किलोमीटर जाने के बाद 10-15 लोग रुक जाएंगे, फिर 15-20 लोग रुक जाएंगे, फिर 15-20 लोग रुक जाएंगे। फाइनली दुर्गादास राठौड़ एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो मारवाड़ पहुंचेंगे अजीत सिंह को लेके, बीच में बाकी सारे मरते हैं तो मरे, एक आदमी वहां तक पहुंच जाना चाहिए। एक बार यदि मारवाड़ पहुंच गए फिर अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। औरंगजेब की कैद से निकलना जरूरी है। एक दिन शाम को मुकुंदास खिंची ने बाहर जो लोग खड़े थे, गेट कीपर्स खड़े थे, उनको कहा कि मुझे सांप का खेल दिखाना आता है। कौन सा गेम दिखाना था? तो उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं। इसलिए वो सपेरे का गेम देखने के लिए उधर साइड में, मैं नागिन तू सपेरा टाइप का। और भारत की जनता वैसे निकम्मी है जी, जैसी भी देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है। अपने कोई गाड़ी बेच लेता है ना गांव में, तो 15-20 लोग पीछे खड़े रहते हैं, आण दे बस 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 साइड इन्ना इन्ना। उसमें जब लोगों के पास टाइम पड़ा रहता, सपेरे का गेम तो इंटरेस्टिंग होता है यार फिर भी थोड़ा, तो जनता उधर देखती रही। गोरा धीरे से उस बच्चे को लेकर निकलती है, दुर्गादासन आधे लोग निकलते हैं। कई देर बाद में उन मुगल सैनिकों को समझ में आया कि भाई साहब सांप वाला गेम तो हो गया अपने साथ, और बच्चे को लेके कौन निकल गए? गोरा और दुर्गादास निकल गए। किसकी सहायता से? मुकुंदास खिंची। देखो, गोरा तथा मुकुंदास खिंची की सहायता से, विद हेल्प ऑफ गोरा एंड मुकुंदास खिंची, गोरा तथा मुकुंदास खिंची की सहायता से, विद हेल्प ऑफ गोरा एंड मुकुंदास खिंची, दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को जोधपुर लेकर आए। दुर्गादास राठौड़ ब्रोड अजीत सिंह टू मारवाड़, मारवाड़ लेकर आए, ये लिख लो। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को मारवाड़ लेकर आए। दुर्गादास राठौड़ ब्रोड अजीत सिंह टू मारवाड़। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को मारवाड़ लेकर आए। कहते हैं हम मुगल सैनिक भाग के गए औरंगजेब के पास, उन्होंने औरंगजेब को कहा कि साहब गुस्ताखी माफ, लेकिन गलती तो हो गई, हम तो उधर गेम देखने में बिजी रहे, दुर्गादास उसको लेके। औरंगजेब ने कहा अब जो हो गया, इस बात को यहीं दबाओ, और कोई नहीं बताएगा कि यहां से लेके निकल गया, पीछा करो और पकड़ के लाओ, और कोई ये बात खबर फैलनी नहीं चाहिए। इधर पीछा किया इन लोगों ने, लेकिन वो जो सेना बीच बीच के अंदर खड़ी थी, 15 सैनिक खड़े थे, वो मुगलों को रोकते हैं, इतनी देर तक रोकते हैं ताकि आगे आगे जाने वालों को टाइम मिल जाए निकलने का। गजब की लड़ाई है कि दिल्ली से मारवाड़ के बीच में उन 15-15 वीरों ने अपने जीवन की आहुतियां लगा दी, केवल इस वजह से कि एक छोटे से बच्चे का जो अगला मारवाड़ का राजा, उसका जोधपुर पहुंचना जरूरी है। खूब सारे लोग ये बीच में मरे, 200-250 लोग मरते हैं, लेकिन मुगलों को अजीत सिंह के पास तक पहुंचने नहीं देते। औरंगजेब को पता चला कि यार हाथ भी नहीं आया वो अपना, तो फाइनली औरंगजेब ने अगले दिन, औरंगजेब दरबार के अंदर गया, एक छोटे से बच्चे को लेके गया, और उसने जाके कहा कि भाई रे सुनो सारे, तो मैंने कहा था उस दुर्गादास को कि अजीत सिंह को मुसलमान बना दिया जाए तो मैं उसको जोधपुर का राजा बना दूंगा, लेकिन वो तो भगोड़े निकले रे, खुद ही रात को भाग गए सारे, बच्चे को यहीं छोड़ गए। लेकिन जसवंत सिंह मेरे दोस्त थे, मैं इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा, आज के बाद इस बच्चे का नाम है मुहम्मदी राज। क्या नाम है?
तो उसने एक नकली अजीत सिंह बनाया, नकली अजीत सिंह का नाम क्या रख दिया? मोहम्मदी राज। और कहा इसकी मार वो तो सारे निकल गए, अब इस बच्चे को संभालेगा कौन? तो कहा मेरी बेटी संभालेगी। बेटी का नाम था जेबुनिसा। क्या नाम था? अपनी बेटी को कह दिया भाई तू संभाल ले इस बच्चे को, और बच्चे का नाम बदल के क्या कर दिया? लिखो। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया। औरंगजेब रीनेम्ड फेक अजीत सिंह एज मोहम्मदी राज। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मदी राज कर दिया। औरंगजेब रीनेम्ड फेक अजीत सिंह एज मोहम्मदी राज तथा इसे अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर हिम टू हिज डॉटर जबुनिसा। तथा इसे अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर हिम टू हिज डॉटर जबुनिसा। तथा इसे अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप दिया। जबुनिसा फ्री बेटी थी, तो टाबर तो संभाल और कुछ तो नहीं करे। किसको सौंप दिया था? मुगल अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। मुगलों की सारी राजकुमारियां कुंवारी मरती थी। तो मुगलों को हमेशा डर था कि भाई भाई लड़के आपस में राज प्राप्त करते हैं, यदि बहनों की बेटियों की शादी करनी शुरू कर दी तो जमाई और आ जाएंगे। इसलिए हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसकी शादी की हुई थी। तो बाबर जब मरा था तो हुमायूं से राज मांगने के लिए गुलबदन बेगम का पति आ गया था। उसके बाद नियम ही बनाया करनी नहीं है, ऐसे ही रहनी चाहिए। तो फिर कुंवारी मरा करती थी। तो फिर जैबुनिसा फ्री बेटी थी, फ्री बैठती तो और टाबर तो संभाल लेगी। किसको संभालती थी बाद में? मोहम्मद। अब इधर जोधपुर लेके आ गए अजीत सिंह पर। अब क्या करे भाई, कहां पर इसको रखे? हमने पढ़ा था बीच में सिरोही के कलिंद्री गांव में, है ना, सिरोही के राजा बेरी साल ने अजीत सिंह को शरण दी थी, पढ़ा था। वहां कोई एक पंडित जी थे जिनका नाम था जयदेव पुरोहित। क्या नाम था? जयदेव पुरोहित की जो वाइफ थी वो अपने पीहर गई हुई थी और उनके वहां पर बेटा हुआ था। तो दुर्गादासन ये जयदेव पुरोहित के पास जाते हैं और जयदेव पुरोहित को जाके कहते हैं कि भाई अजीत सिंह तेरी वाइफ को दे और वापस यहाँ लेके आ जा तेरी वाइफ को तुम्हारे गांव में, और यहाँ आके बताना कि दो बेटे जुड़वे हैं, दो टाबर हुए हैं। तो किसी को डाउट भी नहीं होगा, लगेगा यार बच्चे हुए थे, पियर गई थी, बच्चे हुए होंगे, और यहाँ पे पालन पोषण करो। और मुकुंदास खिंची की वहां पोस्टिंग की, ध्यान रखना है मुगलों को थोड़ा बहुत भी डाउट हो, तुम्हें लगे कोई घूम रहा है पता लगाने के लिए, तो अपने जगह क्या कर देंगे? चेंज। तो अजीत सिंह को कौन से गाँव में रखा गया? कलिंद्री। कहाँ पे? क्योंकि मारवाड़ में तो औरंगजेब पहरा लगाए, मारवाड़ में तो औरंगजेब ढूंढे, तो कहा सिरोही ले जाओ, कालिंद्री ले जाओ। कालिंद्री कहां पर था? लिखो। अजीत सिंह को कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया। अजीत सिंह वॉज केप्ट एट हाउस ऑफ जयदेव पुरोहित इन विलेज नेम्ड कालिंद्री। अजीत सिंह वॉज केप्ट एट हाउस ऑफ जयदेव पुरोहित इन विलेज नेम्ड कालिंद्री। अजीत सिंह को कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया। कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया। अजीत सिंह वॉज केप्ट एट हाउस ऑफ जयदेव पुरोहित इन विलेज नेम्ड कालिंद्री। कालिंद्री कहां पड़ता है? सिरोही। कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया। ये बात पढ़ी हुई है आपने? एक बात और पढ़ी हुई है। अब दुर्गादास को पता था औरंगजेब से लड़के लेना पड़ेगा मारवाड़, ऐसे तो औरंगजेब देगा नहीं, उसने कब्जा कर लिया इधर मारवाड़ पे, तो अपना साथ कौन दे सकता है? तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह। किसने साथ दिया? हमने पढ़ा था, राज सिंह ने अजीत सिंह को समर्थन दिया, उसको राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं, पढ़ा था। देखो, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह की सहायता की। मेवाड़ महाराणा राज सिंह सपोर्टेड अजीत सिंह। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह का समर्थन किया। मेवाड़ महाराणा राज सिंह सपोर्टेड अजीत सिंह। अजीत सिंह का क्या किया? अब कुल मिला के मेवाड़ मारवाड़ दोनों इकट्ठे हो गए, किसके खिलाफ? औरंगजेब। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ दोनों इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। देबारी का युद्ध होता है 1680 में। कौन सा युद्ध होता है? देबारी। देबारी कहां पड़ता है? देबारी समझौते वाला पड़ा था, देबारी, वही देबारी, वहां देबारी में युद्ध होता है। मेवाड़ मारवाड़ इकट्ठे होकर किससे लड़ते हैं? औरंगजेब। और औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना को क्या कर देता है? तो पूरी फौज झोंक रखी, नहीं मारवाड़ तो देना ही नहीं है, और मेवाड़ वाले सहायता कर रहे हैं, तो इन पर और हमले किए जाए। लिखो, 1680 ईस्वी में, इन 1680 एडी, 1680 ईस्वी में, इन 1680 एडी, औरंगजेब ने सॉरी लिखो 1680 देबारी के युद्ध में, इन बैटल ऑफ देबारी, देबारी के युद्ध में, इन बैटल ऑफ देबारी। देबारी कहां पड़ता है? देबारी के युद्ध में, इन बैटल ऑफ देबारी। औरंगजेब ने मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेना को हरा दिया
औरंगजेब डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। औरंगजेब ने मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेना को हरा दिया। औरंगजेब डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेना को हरा दिया। औरंगजेब डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना को हरा दिया। डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। अब जब इनको हरा देते तो इनको समझ में आएगी यार अकेले अकेले तो ऐसे लड़ेंगे तो औरंगजेब के खिलाफ पार नहीं पड़े। 1680 में एक और झटका लगता है, राज सिंह जी की डेथ हो जाती है। 1680 में राज सिंह की भी डेथ होगी। उधर राजा कौन बन गए? जय सिंह। कौन बन गए? अच्छा, पहले राज सिंह ने, दुर्गादास ने सोच लिया कि यार अकेले पार नहीं पड़ेगी तो क्या किया जाए। तो दुर्गादास का एक बेटा है, सॉरी औरंगजेब का एक बेटा, उसका नाम है अकबर। क्या नाम है? किसका बेटा है? नाम क्या है? उसकी अपने राजस्थान पोस्टिंग है। और दुर्गादास जी और राज सिंह ने उसके पास समाचार भिजवाए कि मुगल बादशाह बनना चाहता है। उसने कहा हाँ, पर पिताजी के मरने के बाद मैं मेरे भाइयों को मारूंगा और मेरे भाइयों को मार के बनूंगा। इन्होंने समझाया कि देख तेरे पिताजी सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाते हैं, मरने का नाम ही डोकरा लेगा, हमारे साथ आ, सल्टा देते हैं इसको, तेरे को क्या बना देते हैं? मुगल बादशाह। उसने कहा नहीं यार, पर पिताजी को थोड़ी मारा जा सकता। अरे कहा यार तुम्हारा तो रिवाज है, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे दादा को गिरफ्तार किया था, सांझा सांझा को, औरंगजेब ने सांझा को गिरफ्तार कर लिया था। और तुम्हारे दादा ने तुम्हारे परदादा के खिलाफ विद्रोह किया था, खुर्रम जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर। और तुम्हारे परदादा ने तुम्हारे सरदादा के खिलाफ 2 बार किया था, जहांगीर अकबर के खिलाफ 2 बार विद्रोह कर गया। तो तुम्हारा तो रिवाज है यार, जब तक बाप के खिलाफ लड़ोगे नहीं लोग मानेंगे ना असली बेटा है, लड़ो तुम तो बाप के खिलाफ। तो अकबर इनके चक्कर में आता है, अकबर औरंगजेब के खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह। लिख लो, देखो दुर्गादास की चालाकी के कारण, ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ दुर्गादास, दुर्गादास की चालाकी के कारण, ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ दुर्गादास, या कूटनीति लिखो ज्यादा अच्छा शब्द होगा, दुर्गादास की कूटनीति के कारण, ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ दुर्गादास, औरंगजेब के बेटे अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब सन अकबर रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के बेटे अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब सन अकबर रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के बेटे अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया? और नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 1681 को, कब? 1 जनवरी 1681, पाली में अपने एक जगह पड़ती है नाडोल। कौन सी जगह? नाडोल में अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। देखो 1 जनवरी 1681 को, स्टार लगाना है, सवाल पूछा हुआ है। 1 जनवरी 1681 को, ऑन 1 जनवरी 1681 एडी, 1 जनवरी 1681 को, ऑन 1 जनवरी 1681 एडी, नाडोल में अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था। अकबर वॉज डिक्लेयर्ड एज मुगल एम्परर एट नाडोल। नाडोल में अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था। अकबर वॉज डिक्लेयर्ड एज मुगल एम्परर एट नाडोल। नाडोल कहां पड़ता है? नाडोल में अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। अकबर वॉज डिक्लेयर्ड एज मुगल एम्परर एट नाडोल। नाडोल में अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया? अब इन्होंने कहा कि अब अपने तीनों मिलके, मेवाड़ वाला जय सिंह, इधर दुर्गादास और अकबर, तीनों मिलके औरंगजेब पे अटैक करते हैं अजमेर। औरंगजेब का अड्डा कौन सा है? अजमेर। अजमेर अटैक करते हैं। और बेचारा औरंगजेब उस समय अपनी थोड़ी सी सेना के साथ और अजमेर में आया हुआ, तो औरंगजेब को मारते मार के क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं मुगलिया सल्तनत पे अपने। पर औरंगजेब में दिमाग था, भयंकर भयंकर वाला दिमाग था उस आदमी में। और औरंगजेब ने, अकबर का एक सेनापति है तहवूर खान। कौन सा सेनापति है? तहवूर खान। तहवूर खान अकबर का सेनापति है, अकबर के साथ रहता है। तहवूर खान के पास मैसेज पहुंचाया कि तहवूर खान, मैंने सुना है कि अकबर दुर्गादास और जय सिंह दोनों के साथ मिलकर मेरे पर आक्रमण करने वाला है और तुम उसके सेनापति हो। तहवूर खान ने कहा आक्रमण नहीं है, मार देंगे हम तेरे को। और अकबर, अकबर मत बोल, मुगल बादशाह अकबर बोल। औरंगजेब ने वापस समाचार भिजवाया कि तेरे बीवी और बच्चे आगरा बैठे हैं। कहां बैठे हैं? यदि शाम से पहले पहले गठबंधन नहीं तोड़ा गया इनके बीच का, तो तेरे बीवी बच्चों के पकौड़े बना खा जाऊंगा, तेल में तल दूंगा उन सबको। अब अपने लुगाई टाबरों के सामने सब कुछ झुकना पड़े भाई। और तहवूर खान को बेचारे लगा क्या किया जाए।
और तैमूर खान उस दिन शाम को दुर्गादास जी के पास गया और दुर्गादास जी को जाग कहा कि दुर्गादास जी, कई दिन से मेरे मन में एक बात थी, बताना चाहता था। आप बहुत सीधे सज्जन सरल आदमी हो, आप नहीं समझ पाओगे चालाकियों को। अकबर और औरंगजेब दोनों मिले हुए हैं। अकबर आपके सामने झूठा मूठा ही साथ में आया हुआ है। ये आप दोनों को पकड़ के, आपको और जय सिंह दोनों को पकड़ के औरंगजेब को देगा, औरंगजेब आप दोनों को फांसी लगाएगा। और मेवाड़ मारवाड़ दोनों पर कौन कब्जा कौन करेगा? औरंगजेब को लग रहा है ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, चालाकी से काम लिया जाए। और दुर्गादास ने कहा नहीं नहीं यार, ये थोड़ी हो सकता, अकबर हमारे साथ है। अरे सर, मैं तो 24 घंटे उसके साथ रहता हूँ, मैं तो बातें जानता ही हूँ, मेरा तो काम था आपको बताना, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक। दुर्गादास जी को लगा कि यार क्या किया जाए। तैमूर खान ने कहा एक काम और करो, चेक कर लो जाके, अकबर से बातचीत करो, आप तो उम्र खाए हुए आदमी हो, अकबर से थोड़ी बातचीत करोगे पता चल जाएगा अकबर क्या चाहता है। क्या ठीक। दुर्गादास जी गए अकबर के पास। अकबर का जो गेट कीपर था उसको तैमूर खान रुपए दे के गया था कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण। अकबर और दुर्गादास की मुलाकात। दुर्गादास जी गए, उन्होंने गेट कीपर को जाकर कि भाई अकबर को कहो मैं मिलने के लिए। उसने कहा नहीं, शहजादे का सर दर्द कर रहा है। शहजादा सो गया और कह के सोया था कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब। अरे तू जाके कह कि दुर्गादास आया, तो आपके लिए स्पेशल मना किया है। तो दुर्गादास जी आए तो कहना कि सुबह मिलेंगे। अब दुर्गादास जी का दिमाग खराब हुआ कि सुबह तक औरंगजेब सेना लेके आ जाएगा, ये बाप बेटे मेरे को जय सिंह दोनों को पकड़ लेंगे। दुर्गादास जी ने जय सिंह को समाचार भेजा कि जय सिंह जी, मामला बिगड़ गया, हमारे साथ धोखा हो गया है। रातों रात दुर्गादास जी अपनी सेना लेके अजमेर से जोधपुर की तरफ, जय सिंह अपनी सेना लेके अजमेर से उदयपुर की तरफ। सुबह बेचारा अकबर उठा तो अकेला ही था, न मेवाड़ वालों की सेना न मारवाड़। अब औरंगजेब ने कहा कि मेवाड़ मारवाड़ से मेरा कोई लेना देना नहीं, अब मेरा एक दुश्मन है अकबर, इसको मारूंगा। अकबर लगा अब क्या किया जाए। अकबर भागा बेचारा दुर्गादास की तरफ, अंकल मरवा दिया यार, आपके चक्कर में विद्रोह किया था। हालांकि इनको पता भी चलता कि धोखा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन तब तक स्थितियां इनके हाथ से निकल चुकी थी। औरंगजेब अब बड़ी सेना इकट्ठी कर चुका था। अब दुर्गादास जी ने कहा अकबर को कि अकबर, अब अपनी मारवाड़ में पार नहीं पड़ेगी, तो अब क्या किया जाए, अब कहां चले, अब अपने कौन बचा सकता है? कि अब अपने को एक ही आदमी बचा सकता है, कटप्पा। साउथ इंडिया में महाराज शिवाजी के बाद में नए महाराज बने हुए महाराज छत्रपति संभाजी। कौन थे? महाराज छत्रपति। मुगलों की ईंट से ईंट बजा रहे थे, यज्ञ पिता के यज्ञ पुत्र थे संभाजी। और कहा अब अपने संभाजी के पास चलते हैं। इसलिए दुर्गादास और अकबर दोनों मुगल सेना को छकाते हुए मारवाड़ से मालवार, मालवा से महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। किसके पास में? आगे की कहानी मैंने कुछ बताई थी कि औरंगजेब को जब पता चला कि मेरे 3 दुश्मन एक साथ साउथ इंडिया में इकट्ठे हो गए, इसलिए औरंगजेब जल्दबाजी में जय सिंह के साथ समझौता करता है और ये मेवाड़ मारवाड़ छोड़ के कहां जाता है? साउथ इंडिया। और एक बार औरंगजेब साउथ गया, उसके बाद अपनी जिंदगी में वापस नहीं आ पाया। तो ये अब 1680-81 के आसपास में साउथ जाता है, 1707 में मरता ही है। जिस प्रकार नेपोलियन स्पेन गया था, स्पेन से बाहर नहीं निकल पाया था, वैसे औरंगजेब कभी दक्षिण भारत से निकल, जिस प्रकार नेपोलियन के पतन के लिए स्पेन जिम्मेदार था, वैसे औरंगजेब के पतन के लिए दक्षिण भारत जिम्मेदार था। दक्षिण भारत में कौन कौन गए? दुर्गादास और अकबर। किसके पास? लिखो, क्या क्या लिखी थी, लास्ट लाइन क्या थी? मुगल भाषा को स्वीकृति, ये लिखा ना? हाँ, अब आगे लिखो। लिखो, औरंगजेब की चालाकी के कारण, ड्यू टू क्लेवरनेस ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की चालाकी के कारण, ड्यू टू क्लेवरनेस ऑफ औरंगजेब, अकबर तथा दुर्गादास को दक्षिण भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा। अकबर एंड दुर्गादास हैड टू मूव टू संभाजी इन साउथ इंडिया। अकबर तथा दुर्गादास को दक्षिण भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा। अकबर एंड दुर्गादास हैड टू मूव टू संभाजी इन साउथ इंडिया। अकबर तथा दुर्गादास को दक्षिण भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा। अकबर एंड दुर्गादास हैड टू मूव टू संभाजी इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में किसके पास जाना पड़ा? संभाजी के पास जाना पड़ा। कई दिन तक वहां रहे, फिर इनको लगा यार पार पड़ेगी नहीं, संभाजी ने कोई ढंग से इनकी ज्यादा सहायता वहां पे की नहीं। तो अकबर ने फिर दुर्गादास को कहा कि अकबर, दुर्गादास जी आप चलो मारवाड़, मैं जा रहा हूँ ईरान। कहां जा रहा हूँ? मैं ईरान से सहायता लेके आता हूँ, मैं ईरान से सहायता लेके आऊंगा, आप इधर मारवाड़ से आगे तैयार मिलना। मारेंगे मेरे बाप को तो मारना है आज, नहीं तो कल मारेंगे, आप तैयार रहना, एक बार मारवाड़ संभालो जाके। तो दुर्गादास जी तो आ जाते हैं वापस मारवाड़। अकबर ईरान जाता है, ईरान का राजा अकबर को मार देता है, इसलिए अकबर बेचारा वापस आ नहीं पाया। लेकिन अकबर जब यहाँ से निकला था ना, तो अपने बेटे बेटी को दुर्गादास जी को छोड़ के गया। जब यहाँ से तेज गति से निकले तो दुर्गादास जी ने कहा भाई टाबरों को यहीं छोड़ दे। फिर अकबर जब ईरान गया तो उसने कहा भाई मेरे बच्चे बाप की अमानत है, मेरे बाप का हाथ नहीं लगना चाहिए मेरे टाबरों को।
यदि आपको कभी लगे कि आप मरने वाले और मेरे बेटों को कौन संभालेगा, मेरे बेटे बेटी कौन, मार देना। मेरे बाप के हाथ नहीं लगने चाहिए। दुर्गादास जी ने कहा चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूं तेरे टाबरों कुछ भी होने। बेटे का नाम था बुलंद अख्तर। क्या नाम था? बेटी का नाम था सफियतुन्निसा। क्या नाम था? हेडिंग डालो, बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा। लिखो, ये अकबर के पुत्र पुत्री थे, देवर चिल्ड्रन ऑफ अकबर। ये अकबर के पुत्र पुत्री थे, देवर चिल्ड्रन ऑफ अकबर। दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था। दुर्गादास राठौड़ ब्रॉट अप देम। दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था। दुर्गादास राठौड़ ब्रॉट अप देम। दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था। दुर्गादास राठौड़ ब्रॉट अप देम। कहते जब अकबर मर गया तो औरंगजेब को समाचार मिला कि यार अकबर की टाबर कहाँ है। तब उसे पता चला कि अकबर की टाबर तो किसके पास में? दुर्गादास। तो उसने दुर्गादास जी के पास मैसेज भेजा कि दुर्गादास, बच्चे तो मेरे ही यार, मेरे पोते पोती है, मेरे बच्चे तो वापस दे दे। दुर्गादास ने कहा दिमाग खराब है, तुम बेटे को मारने के लिए इतना लालायित था कि उसके पीछे पीछे साउथ इंडिया चला गया, तो इस बात की क्या गारंटी है तू पोते और पोते को नहीं मार देगा? और मैं अकबर को कह के आया था कि मेरे जिंदा रहते तेरे टाबरों के कोई भी हाथ नहीं नहीं लगा सकता। और आज मैं यार तेरे को सौंप दूं और तू मार दे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अकबर को जाके कि मैंने तेरे टाबर मरवा दिए? औरंगजेब ने कहा नहीं मारूंगा, विश्वास करना भाई साहब, तेरे पे तो मरा ही विश्वास नहीं, तू खुद का ही नहीं है। तू बाप को मार गिरफ्तार कर लेता, भाइयों को मार देता है, बेटे को मारना चाहता है, तेरे पे किस बात का विश्वास किया जाए? बहनों को औरंगजेब ने कई मरवाए थे। तो वो तो औरंगजेब, मैं कहता मुगल राजकुमारियों की शादी नहीं होती। तो औरंगजेब की एक बहन थी रोशनारा। क्या नाम था? रोशनारा बेगम नाम करके एक बहन हुआ करती थी। तो रोशनारा का जो महल था, तो अक्सर जो ये राजकुमारियों के महल होते वहां पे हिंजड़ों की पोस्टिंग की जाती, वहां पे सब वो लगाए जाते एकदम। तो वहां रोशनारा बेगम ने कोई दो चार बंदों की पोस्टिंग रख ली उधर। औरंगजेब को इस बात का पता चला कि उस महल में आदमी रहते हैं। उन आदमियों को बुलाया, उनको बर्फ पे सुलाया और बर्फ पे सुला के उनके नाखून निकाले उस आदमी, और किले ठोकी नीचे कि तुमने बड़े मजे लिए हैं उधर। फिर रोशनारा बेगम को देता है जहर। अपनी सबसे प्रिय बहन को उसने जहर दे के मारा था। तो कहा तेरे तो भरोसा तो है नहीं यार, तू किसी को भी मार दे। तो औरंगजेब के दरबार में अपने एक मारवाड़ के राइटर थे, ईश्वरदास नागर। क्या नाम था? औरंगजेब ने इनको कहा ईश्वरदास जी को, यार ईश्वरदास जी समझाओ यार इस दुर्गादास को, टाबर तो दे यार मेरे। ईश्वरदास जी यहाँ पर आए और ईश्वरदास जी ने आके कहा कि भाई औरंगजेब, और भाई दुर्गादास, औरंगजेब ने मुझे भेजा है, टाबर तेरे तो है नहीं, उसके पोते पोते, उसका खून है, उनको दे दे। दुर्गादास ने सेम बात की। ईश्वरदास जी समझदार आदमी, यार आपको औरंगजेब पे विश्वास होता है? उनका मुझे है विश्वास, नहीं मारेगा, इतना मैं तेरे को गारंटी देता हूँ। तो यार बेटे को मारना चाहता था, पोते पोते कैसे छोड़ देगा? अरे का मूल से ब्याज प्यारा होता है, मूल से ब्याज प्यारा होता है, प्रिंसिपल से इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। और अपने घरों में देखते हैं कि दादा दादी अपने पिताजी से भले लड़ ले, लेकिन टाबरों से, पोते पोती से कभी भी लड़ते। छोटे थे तब पापा मम्मी भी पीटते, तब बचाने वाले कौन होते? तो दादा दादी का पोते पोती में हमेशा लगाव रहता ही है। तो हमेशा गाँव में कहते हैं कि मूलधन से ज्यादा प्यार क्या हो जाता है? ब्याज प्यारा हो जाता है। तो औरंगजेब ने कहा पर मैं पहले इस लड़की को भेजूंगा। लड़की में फिर भी थोड़ा सा कि भाई नहीं मारेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, लड़के को तो जाते कि हफ्ता मार दे, इसको भेजूंगा। फिर मैं देखूंगा कि यदि औरंगजेब का बर्ताव ठीक है तो भेज देंगे, वरना नहीं भेजेंगे। ईश्वरदास नागर के साथ किसको भेजा गया? सफीतुनिसा। किसको भेजा गया? कहते सफीतुनिसा जब गई तो औरंगजेब खूब राजी हुआ, गले लगाया अपनी पोती को, सिर पे हाथ फेरे, पास में बिठाया, तेरे को दिक्कत तो नहीं हुई? फिर औरंगजेब ने मौलवी साहब बुलाया, मौलवी साहब को बुला कहा कि सफीतुनिसा को लेके जाओ, पहले तो इसको मुसलमान बनाओ, हिंदुओं के घर में रह के आई होगी, वहां पे सीख के आई होगी, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सर्वितुर्वरेण्यम, इसको कुरान सिखाओ, नमाज सिखाओ। तो उसने कहा क्यों ये कुरान नमाज सिखानी क्यों है, मुझे तो आती है।
आती कहां से? वहां हिंदुओं घर में कोई वेद पुराण पढ़े होंगे, वहां तू नमाज और कुरान कहां सीखेगी? नहीं नहीं, एक मौलवी साहब आते थे, वो डेली हमें सिखा के जाते थे। मुझे पूरी नमाज आती है, पूरी कुरान आती है। तो ये मौलवी साहब को कौन भेजता था कि बाबा जी? बाबा जी कौन? तो दुर्गादास राठौड़। और औरंगजेब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार मेरा दुश्मन है, मेरे पोते पोती उसके पास बैठे थे और उसने इनकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध और किया। उसने मतलब इनको नमाज और कुरान सिखा के और भेजा है। और औरंगजेब ने कहा कि पर पीड़ता होगा दुर्गादास, तुम्हें मारपीट करता था कि नहीं? सबसे अधिक लाडी को रखते थे तो हमारे बाबा जी रखा करते थे। तो आजकल कैसा दिखता है दुर्गादास? कई दिन हो गए मैंने उस आदमी को देखा नहीं। तो कहा अब मैंने भी नहीं देखा उनको। क्यों आजकल नहीं आता क्या? पहले जब छोटे थे तभी आता था कि नहीं? आते तो अब भी है, पर जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, अब जब वो मेरे से मिलने आते हैं तो बीच में पर्दा तानते हैं। अपने राजस्थान में रिवाज ही था कि 12-13 साल से उम्र की बच्चियां हो जाती, फिर पिता भी डायरेक्ट अकेले में नहीं मिलता, फिर बीच में पर्दा वगैरह तान के वैसे ही मिला करते थे एकदम। तो अब मैंने कई दिन से उनका चेहरा नहीं देखा। बाबो कहे पुकार तीन जाणुन उणरो वेश, कारण की निज नैण स्यून देखियो नी दुर्गेश। मैं बाबा कह के पुकारती थी, लेकिन उसकी वेशभूषा मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि कई सालों से मैंने अपनी आंखों से उस व्यक्ति को देखा। और औरंगजेब इतना ही राजी होता, गड़गड़ा हो जाता औरंगजेब। औरंगजेब दुर्गादास जी के पास मैसेज भेजता है कि यार दुर्गादास जी दिल जीत लिया, फेफड़े जिगर जीते थे, सबके सब तेरे नाम कर दिए जाए, और यार तू जो चाहता है वो दूंगा। एक दिन औरंग यूं कयो रतन वालो काई विशेष, मांगो मुक्ष्यूं देऊं आस्करण दुर्गेश। दुर्गादास के पिताजी का नाम था आस्करण। क्या नाम था? हे आस्करण के बेटे दुर्गादास, जो चीज तुझे चाहिए वो चीज तुझे देने के लिए तैयार हूं, मैं राजी हूं, मांग जो मांगेगा। दुर्गादास जी वापस मैसेज भेजते हैं कि खग वालो जग वालो न वालो मुर्दर देश, श्याम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश। वालो मतलब होता है प्रिय। वालो मतलब क्या होता है? खग वालो जग वालो। खग मतलब तलवार, मुझे तलवार अच्छी लगती है। जग वालो मतलब संसार अच्छा लगता है। वालो मुर्धर देश, ये मारवाड़ का देश अच्छा लगता है। श्याम धर्म वालो सदा, मुझे स्वामी भक्ति अच्छी लगती है। नित वालो नरेश, पर इनसे भी ज्यादा अच्छा अजीत सिंह लगता है। औरंगजेब यदि कुछ देना ही चाहता है तो क्या दे? अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बना। औरंगजेब ने कहा बस ये लास्ट वाली मुझे अच्छी नहीं लगती, पहले वाली सारी मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, मैं ये नहीं दूंगा मैं। तो फिर ठीक है, लड़ाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद चलेगी। फिर 2-1 साल बाद में फिर औरंगजेब ने वापस समाचार भेजा कि लड़ाइयां चलती रहेगी, टाबर तो दे यार। फिर दुर्गादास जी खुद बुलंद अख्तर को लेके वहां पर पहुंचे थे। औरंगजेब कहता है वापस कि देख लो तुम संधि वगैरह करना चाहो। दुर्गादास ने कहना संधि वंधि नहीं, तो अजीत सिंह को राजा बनाता है तो बना दे। तो उसने कहा राजा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कई परगने लौटाता हूँ। तो उसने खूब सारे परगने दिए थे। मेड़ता दे दिया था, जैतारण दे दिया था, सांचौर दे दिया था, सोजत दे दिया था। ये ले लो, जोधपुर नहीं दूंगा। तो दुर्गादास ने कहा जब तक जोधपुर नहीं देगा लड़ाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। तो किसके कहने पे टाबर सौंपे गए थे? देखो, ईश्वरदास नागर के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ ईश्वरदास नागर, दुर्गादास जी ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। दुर्गादास हैंडेड ओवर देम टू औरंगजेब। दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। दुर्गादास हैंडेड ओवर देम टू औरंगजेब। फाइनली 1707 में औरंगजेब मरता है। जब तक वो नहीं मरा था तब तक उसने अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनने नहीं। उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता है बहादुर शाह प्रथम। कौन बनता है? अजीत सिंह वापस बहादुर शाह के पास जाते हैं, भाई तू राजा बना रहा है क्या? उसने भी मना कर दिया। फिर 1708 में करते हैं देबारी समझौता। क्या करते हैं? और देबारी समझौते की पहली लाइन ही क्या है? अजीत सिंह और सवाई जय सिंह उनका राजा बनाने में क्या की जाएगी? सहायता। और इस बार ये जैसे समझौता हुआ, मेवाड़ मारवाड़ जयपुर तीनों मिले। इस बार इन्होंने जोधपुर हमला किया। जोधपुर में जो मुगल सेनापति बैठे थे उनको भगाया और अजीत सिंह को क्या बनाया? राजा। अजीत सिंह को राजा कब बनाया गया? कौन से समझौते के बाद? देखो 1708 ईस्वी में, इन 1708 एडी, 1708 ईस्वी में, इन 1708 एडी, देवारी समझौते के बाद, आफ्टर देवारी पैक्ट, देवारी समझौते के बाद, आफ्टर देवारी पैक्ट, अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना। अजीत सिंह बिकम किंग ऑफ मारवाड़। अजीत सिंह क्या बना? मारवाड़ का। और अजीत सिंह ने मारवाड़ का राजा बनने के बाद दुर्गादास जी का, दुर्गादास जी रवाना। मारवाड़ में नहीं लिखोगे आज के बाद, लिखो अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया।
देश निकले अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे अच्छा सा वर्ड होता है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक बार हिंदी में लिख लो, याद आएगा। क्या कहते हैं? हाँ, दीवार। दीवार कर दिया, अरे एक अच्छा वर्ड है, मेरे दिमाग से निकल गया। एक बार लिख लो, एक बार हिंदी में, मैं इंग्लिश याद आएगी लिखा दूं। देखो, अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। डिपोर्टेड नहीं है, एग्जैक्टली डिपोर्ट का मतलब दूसरा होता है थोड़ा, देश निकाले के लिए अलग ही शब्द यूज में लेते हैं। हाँ, दुर्गादास को निकाल दिया। असली बात ये है, अपने अंग्रेजी नहीं है, अपने इधर आओ देख लेंगे। हाँ, एक्साइल्ड, 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 एक्सपेल्ड, एक्सपील्ड ज्यादा अच्छा वर्ड होता, लिख लो एक्सपेल्ड। अजीत सिंह एक्सपेल, दुर्गादास राठौड़ एक्साइल्ड, दुर्गादास राठौड़। एक्साइल्ड वैसे ज्यादातर वनवास टाइप के लिए यूज में लिया जाता है ना, एक्सपील मतलब देश निकाला देना। तो अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ क्या दे दिया? हुआ क्या, देखो मैं बताऊं। 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। 1708 के अंदर अजीत सिंह राजा बनता है। इन 30 सालों में मारवाड़ का शासन कौन संभाल रहा है? दुर्गादास। अजीत सिंह की रक्षा कौन कर रहा है? दुर्गादास। युद्ध लड़ने के लिए कहीं जाएंगे, नेतृत्व कौन करेगा? दुर्गादास। कोई संधि करनी है तो कौन करेगा? तो होलसेल पावर कौन है एकदम पूरी की पूरी? अब अजीत सिंह राजा बन गए। अजीत सिंह राजा वाली चेयर पे बैठते हैं, दुर्गादास नीचे वाली चेयर पे बैठते हैं उनके। लेकिन अभी भी लोगों की आदत नहीं छूटी। कोई भी जो दरबार में है पहले नमस्ते किसको करे? कोई भी स्वीकृति लेनी हो, परमिशन लेनी हो, साहब सेना लेके जानी, पहले दुर्गादास से पूछेगी, दुर्गादास जी वो सेना लेके जाना, अरे अरे हाँ सर अजीत सिंह जी आप बताओ, लेके जाएंगे नीचे। अजीत सिंह को बुरा लगने लग गया, मुझे लगता है राजा मैं हूं तो मेरे से पूछो यार, फिर अब दुर्गादास जी से क्या पूछना है। और अजीत सिंह ने 2-3 बार दुर्गादास जी को कहा कि बाबा जी अब आप दरबार में मत आया करो। अरे तुम पढ़ ले रहे, तेरे पास ये मोबाइल औरंग पास है नहीं क्या? आप दरबार में मत आया करो। और आप दरबार के अंदर जब आते हो तो मुझे अपने संघर्ष के दिन याद आ जाते हैं, और मुझे लगता है अपने कैसे संघर्ष किया था। अब आपकी उम्र होगी, घर पे बैठ के राम राम किया करो। पर दुर्गादास जी भी इन बातों को समझे। दुर्गादास जी डेली लठ लेके एकदम तैयार। कई दिन आज दुर्गादास जी जब घर गए तो अजीत सिंह ने उनके लिए मदिरा भेजा। क्या भेजा? एक नौकर आया अजीत सिंह, और उसने दुर्गादास जी को कहा कि दुर्गादास जी अजीत सिंह ने आपके लिए क्या भेजा है? मदिरा। क्या शब्द क्या लिखा मैंने? मत रहो, मती रो, मत या मत रहो। उसने बोल के अपने मुंह से वैसे नहीं कहा आप निकल जाओ, उसने केवल मतीरा भेजा था, सिंबल ही भेजा था, पर उसका संकेत यही था कि अब मैं आपको मारवाड़ में देखना। दुर्गादास जी भी समझते थे कि यार फालतू में क्यों रहना आपने। दुर्गादास जी ने काला घोड़ा लिया, काले कपड़े पहने, यहाँ से मेवाड़ चले गए। कहां चले गए? मेवाड़ चले जाते हैं यहाँ से। तो दुर्गादास जी को देश निकाला दे दिया गया था। उसके बाद दुर्गादास जी वापस आते हैं एक बार यहाँ पर बीच में इधर, पर वो मारवाड़ नहीं गए बाद में, उधर मेवाड़ ही रहे थे। मेवाड़ में अमर सिंह सेकंड राजा थे उधर, उन्होंने बाद में उनको जागीरें वगैरह दे दी। संग्राम सिंह बन गए थे तब तक राजा, संग्राम सिंह ने उनको जागीरें वगैरह दे दी थी, वहीं रहते थे। लास्ट में चले गए थे उज्जैन। कहाँ चले गए? फिर वहां उज्जैन में बाद में उनकी मृत्यु वगैरह। ठीक है। यहाँ इसमें अजीत सिंह में एक बात और लिखते हैं। अजीत सिंह की एक राजकुमारी है इंद्र कुंवर। क्या नाम है? इंद्र कंवर की शादी एक मुगल बादशाह के साथ की गई। उस मुगल बादशाह का नाम है फर्रुख शेर। क्या नाम है? लिखो। अजीत सिंह ने अपनी राजकुमार इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया। अजीत सिंह मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर टू मुगल एम्परर फर्रुख शेर। अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया। अजीत सिंह मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर टू मुगल एम्परर फर्रुख शेर। अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया। मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर टू मुगल एम्परर फर्रुख शेर। मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया। अगली लाइन लिखो। यह अंतिम हिंदू राजकुमारी थी, शी वाज लास्ट हिंदू प्रिंसेस। यह अंतिम हिंदू राजकुमारी थी, शी वाज लास्ट हिंदू प्रिंसेस, जिसका विवाह मुगल बादशाह से किया गया था। हु वाज मैरिड विद एनी मुगल एम्परर, जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से किया गया था। हु वाज मैरिड विद एनी मुगल एम्परर, जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से किया गया था। Who was married with any Mughal emperor? हुरडा सम्मेलन में नागौर से कौन गया था? बख्श सिंह। कौन गया था?
भगत सिंह अजीत सिंह का बेटा, ये दो भाई थे, एक का नाम है अभय सिंह और एक का नाम क्या है, भगत सिंह। इन दोनों भाइयों ने प्लानिंग की, प्लानिंग करके अजीत सिंह को मार दिया। तो अजीत सिंह का बेटा ही मार देता, कौन है, भगत सिंह। फिर अभय सिंह तो बन गया जोधपुर का राजा, और भगत सिंह कहाँ का बन गया, नागौर का। देख लो, अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे भगत सिंह ने कर दी थी। अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन भगत सिंह। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे भगत सिंह ने कर दी थी। अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन भगत सिंह। बख्ता बख्त बायरान क्यों मारियो जमाल, वो हिंदवाण हीरो सुरमोन तुर्कान हीरो साज। ये भगत सिंह, तूने अजीत सिंह को क्यों मारा? उस समय वो तुर्कों को रोकने वाला और हिंदुओं का सबसे बड़ा राजा था। अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन भगत सिंह। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे किसने कर दी? कहते हैं भाई अजीत सिंह बड़े भले आदमी थे। उनका जब अंतिम संस्कार करने के लिए गए, तो जब उनकी चिता जल रही थी, उस अग्नि में भगवान जाने कहां से कुछ बंदर, लंगूर, तोते, मोर आए, उस अग्नि में आगे बैठ गए। आरपीसी का सवाल है कि कौन से राजा के अंतिम संस्कार में पशु पक्षी जलकर मर गए थे? मुझे लगता है पिछले जन्म में अजीत सिंह की रानी आ रही होगी, सती होगी, लिख लो। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स ब्रेंट अलाइव, कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स ब्रेंट अलाइव। अजीत सिंह ने किताबें लिखी थी, लिखो, अजीत सिंह की पुस्तक है। गुणसार, गजुद्धार, बहाविरही, क्या क्या नाम बताओ देखिए? गुणसार, गज्जोद्धार और बहाव विरही। किसकी किताबें? अजीत सिंह। दोबारा बोलो तो क्या क्या नाम है? गुणसार, गज्जोद्धार और बहाव विरही। किसकी किताबें? बिना राजा चेंज के हेडिंग डालो, दुर्गादास राठौड़। कहां पे जन्म हुआ दुर्गादास जी का? सालवा। सालवा जोधपुर में एक जगह पड़ती है। पिताजी का नाम क्या है? आस्करण। मम्मी का नाम क्या है? नेत कंवर। आस्करण जी जसवंत सिंह के बहुत बड़े मंत्री थे। आस्करण जी की 3 शादियां की हुई थी। तीसरी शादी जो की थी वो किसके साथ की थी? नेत कंवर। नेत कंवर के बेटे हुए बेटे का नाम क्या है? दुर्गादास। दुर्गादास के जन्म के थोड़े दिन बाद आस्करण जी में नेत कंवर में आपस में बननी बंद हो गई। तो नेत कंवर अपने बेटे को लेके अलग रहने लग गई। एक गांव दे दिया गया था इनको, उस गांव का नाम था लुणेवा। क्या नाम था? तो पिता ने दुर्गादास जी को कौन सी जागीर दी? लिख लो। पिता ने इन्हें लुणेवा जागीर दी थी। फादर गेव हिम लुणेवा जागीर। जोधपुर में जगह पड़ती। पिता ने इन्हें लुणेवा जागीर दी। फादर गेव हिम लुणेवा जागीर। पिता ने इन्हें लुणेवा जागीर दी। फादर गेव हिम लुणेवा जागीर। कौन सी जागीर दी? तो दुर्गादास जी अपनी मम्मी नेत कंवर के साथ वहां लुणेवा में रहते थे। शिवाजी का बचपन सेम ऐसा ही। शिवाजी की जो मम्मी थी, शिवाजी की मम्मी का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई को भी शिवाजी के जो पिताजी थे वो शाहजी भोंसले। क्या नाम था?
वो अलग रहते थे, इनकी मम्मी के साथ नहीं रहते, हम दूसरी रानियों के साथ रहते थे। कुल मिला के शिवाजी का पालन पोषण भी किसने किया था? उनकी माता जीजाबाई। दुर्गादास जी का भी पालन पोषण उनकी माता नेत कंवर ने किया था। तो बचपन दोनों का ही वो बिना पिता के एकदम अब मम्मी के साथ ही बीता हुआ। एक दिन दुर्गादास जी अपने लुणेवा गांव के अंदर खड़े थे, कुछ ऊंट खेतों के अंदर घुस गए। ऊंट जा रहे थे रास्ते रास्ते, चराने वालों का कोई पता नहीं, ऊंट बेचारे चल चलते खेतों में घुस गए। खेतों में घुसे तो दुर्गादास जी और बाकी जो किसान थे उन ऊंटों को बाहर निकाल रहे, इतने में उनको चराने वाले आ गए। तो चराने वालों ने आगे किसानों का, ये क्या तरीका है, तुमने ऊंट बाहर क्यों निकाले? किसानों ने कहा, यार चोरी और सीना चोरी, ये बात तो हमें तुमसे कहनी चाहिए कि तुम कहां रह गए थे, जो तुम्हारे ऊंट हमारा खेत खा गए, और उल्टा तुम कह रहे हो बाहर क्यों निकालेंगे? खेत खाएंगे तो क्या करेंगे इनको, बाहर नहीं निकालें तो? उन्होंने कहा, तुम जानते नहीं किसके ऊंट है, और तुम जानते नहीं हम किसके आदमी है, तुम ये धमकियां देनी बंद करो, ऐसे हमारे खिलाफ ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। ये भारत में हर तीसरे आदमी का डायलॉग है ना। पुलिस वाले पकड़ लेते हैं भैया बिना हेलमेट के, किसी को पकड़ लिया तो बंदा कहता तू जानता नहीं है मैं किसका आदमी। मुझे लगता है पुलिस वाले भैया को उत्तर दे देना चाहिए कि आदमी केवल लुगाई का होता है, तो तेरी लुगाई का नाम बता दे, क्या हमें तो क्या पता तेरी लुगाई कौन है। पर भारत में हर आदमी धमकियां ऐसी देता है। उन्होंने कहा, तुम जानते नहीं हम किसके आदमी, हम महाराजा जसवंत सिंह के आदमी है, और ये महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट है। दुर्गादास ने कहा, सुनो रे, ये खेत है ना महाराजा जसवंत सिंह के बाप के नहीं है, हमारे हैं, और हमारे खेत में कोई घुसेगा तो मारे जाओगे ऐसे। तो उनसे दुर्गादास की और उनके बीच में थोड़ा बहुत तुम्हें में होता। दुर्गादास एक को तलवार निकल के मार देते, दूसरे वाले हाथ में चपले हाथ में ली वहां से। दूसरे वाला जसवंत सिंह जी के दरबार में गया, उसने कहा, साहब हम तो रास्ते रास्ते जा रहे थे ऊंट लेके, एक लड़का खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर राजा है राजा को गालियां नहीं निकालते, तो उसने और गालियां निकाली, और हमने जब विरोध किया तो उसने एक बंदा मार दिया और मुझे भाग के आना पड़ा। जसवंत सिंह ने कहा, मेरे राज्य में कोई मुझे गालियां निकाले, मेरे बंदों को मार दे, पकड़ के लाओ रे। अगले दिन दरबार में जसवंत सिंह जी बैठे हैं, पास में मंत्री संतरी आस्करण जी एकदम पास में बैठते हैं, दुर्गादास को पकड़ के लेके गए वहां से। अच्छा, आस्करण जी ने बता नहीं रखा कि मेरा एक रानी एक बेटा और है, जानकारी भी नहीं दे रखी कोई। जाते पूछा, क्या नाम है तेरा? तो दुर्गादास, पिताजी क्या नाम है? उसने कहा, जो इधर बैठे हैं ये कौन है? जसवंत सिंह ने आस्करण की तरफ देखा तो आस्करण जी ने नीचे कर दिया। साहब कई बार ऐसी औलाद पैदा हो जाती है, मैं तो इनको साथ ही नहीं रखता, ऐसी इसकी मम्मी है, ऐसा ही ये, जो दंड देना वो दो, आपको खुली छूट है। और ऐसे खुली छूट वाले डायलॉग आप में से जो जो गांव के अंदर पड़े हैं, घर वाले मार साहब को जाकर दे, मार साहब खुली छूट है, जो करना है वो कर। और मार साहब इसका मतलब एग्जैक्टली वही समझते थे कि वो जो एक डंडा पिछले 15 दिनों से सरसों के तेल में भिगो के रखा हुआ है, उसको आज इसी पे तोड़ना है। भाई साहब रे क्या बुरे मारते थे, यूं पटक पटक के धोया करते, और घर वालों को बताने जैसे और नहीं रहते। यदि घर वालों को बता दिया मार साहब ने पीटा तो घर वाले और पीट देते कि मार साहब की गलती नहीं, गलती तो तेरी। आजकल जब मैं देखता हूं कि घर वाले कितना प्यार करते हैं, मार साहब थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो घर वाले जाकर गला पकड़ लेते हैं, मार साहब हमारे बच्चों को ऐसे कैसे कह दिया। मार साहब थोड़ा सा भी कोई कह दे तो पुलिस थाने में जाके मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है यार इस हिसाब से यदि मुकदमे दर्ज होते हो तो अपने तो सारे मार साहब और माँ बाप दोनों जेल जाए। मत कह रहा क्या पता कितने मुकदमे दर्ज करवा दो उनपे। और आजकल तो घरों में भी टाबरों को इतना लाड प्यार मिलता है ना घरों में। अभी तक मेरा पापा के साथ में कोई ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं, काम काम की बात पूछी, बाकी फालतू में कोई बैठना आ गई नहीं। फोन भी आए तो मैं सोचता हूँ वो रख दे, वो सोचते हैं मैं रख दूं, ज्यादा क्या बात की जाए आपस के अंदर। यहाँ बच्चों को देखते हैं, एक तो ये मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि आजकल मम्मी पापा बच्चों को आप कहते हैं, आप इधर हो, आप आज कहां गए थे। मुझे लगता मेरे पापा कभी मुझे आप कह दे मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। वो ये नहीं हो सकता, पापा में कोई दूसरी छाया आ गई होगी, ओपरी आत्मा बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पापा आप कह दे। यहाँ टाबर यूं पापा जैसे आते हैं बाहर गले जाके लगता था डैडी आ गए डैडी आ गए। हम यार अपने सिस्टम ही लगता, पापा अंदर अपने बात अपने अंदर तो दो डॉन एक साथ नहीं रहते वैसा। घर के अंदर एक ही आदमी का राज चलेगा, सीधी सी बात है। तो आस्करण जी ने कहा दुर्गादास के बारे में खुली छूट है, जो करना वो करो। और जसवंत सिंह ने पूछा कि अरे क्यों मारा रहा कल मेरे उस आदमी को। अब दुर्गादास तो कहे नहीं साहब हमने नहीं मारा, हम तो अपने खेतों में खड़े थे, इन्होंने ऊंट घुसा दिए थे। वो बंदा कहे नहीं साहब ये तो गालियां निकाल रहे थे। और जसवंत सिंह समझदार आदमी थे, उनको थोड़ी देर में समझ में आ गई बात कि यार गलती अपने आदमियों की। तो जसवंत सिंह ने यूं कहा कि यार
कैसे मारा था उस आदमी को? तो और दुर्गादास की दूसरे वाले पे आंख थी पहले दिन से, और तलवार पास में ही थी, उसने दूसरे वाले की गर्दन वहीं उड़ाई। कहिए रिप्ले ये और जसवंत सिंह को लगा कि यार मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे बंदे को मार देता, क्या निडर आदमी है। तो कहा दुर्गादास कल से तुम यहां बैठोगे, आस्करण जी। ये दुर्गादास मात्र 20 साल की उम्र में धर्मत का युद्ध लड़ते हैं। कौन से युद्ध में लड़ते हैं? कहते धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह एक तरफ लड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि दुर्गादास लगातार काटता पीटता जा रहा है, 4 घोड़े कट गए उसके, वो 5वें घोड़े पे चढ़ के लड़ रहा था। तब जसवंत सिंह ने कहा वो कौन है उधर लड़का लड़ रहा है? कहता वो आस्करण जी वाला दुर्गादास है। तब जसवंत सिंह कहते उसको बाहर निकालो, उसको नहीं लड़ना। मैंने देखा यार 4 घोड़े कट गए फिर भी वो अंदर ही अंदर घुसा जा रहा है, उनके बाहर निकालो, ऐसे लोगों के आगे आवश्यकता पड़ेगी। इतना दूरदर्शी आदमी रहा होगा वो। फिर जब वहां काबुल गए थे, और काबुल में जब जसवंत सिंह वहां मरता है तो भी दुर्गादास को कह के जाते हैं, तो दुर्गादास जी अब मारवाड़ आपके हवाले है, आपको मारवाड़ का ध्यान रखना है। जसवंत कयो जोए कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो साची किदी सोए आची आस्करण मत। जसवंत ने ढूंढ के कहा था कि आज के बाद घर की रखवाली कौन करेगा? उसने एक दिन नहीं 30 साल तक रखवाली की थी। कितने साल तक? 30 साल तक अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों से लड़ता भिड़ता कटता रहा था। उसने ये परवाह नहीं की कि उसके अपने टाबर कैसे पलेंगे, उसने ये परवाह नहीं की कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसने ये परवाह नहीं की खाना कबर पीना कबर। 8 पहर 24 घड़ी गुड़ला ऊपर बास, कोई सेल अणिशु सेक तो और बाटी दुर्गादास। उसने 2400 घंटे लड़ाई लड़ी थी, उसने अपनी रोटियां भी घोड़े पे बैठ के खा ली होगी, उसके लिए भी वो नीचे उतरा। कितने साल तक संघर्ष किया? ये मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष है। क्या है मारवाड़ के राठौड़ों का? देखो, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए टू मेक अजीत सिंह किंग, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए टू मेक अजीत सिंह किंग, दुर्गादास ने मुगलों से 30 वर्षों तक संघर्ष किया था, या दुर्गादास ने मुगलों का 30 वर्षों तक सामना किया था। दुर्गादास कन्फ्रंटेड मुगल्स फॉर 30 इयर्स। दुर्गादास ने मुगलों का 30 वर्षों तक सामना किया था। दुर्गादास कन्फ्रंटेड मुगल्स फॉर 30 इयर्स। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज 30 इयर्स स्ट्रगल ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज 30 इयर्स स्ट्रगल ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज 30 इयर्स स्ट्रगल ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। कोष्टकम लिखो, कब से कब? 1678 टू 1708, 1678 से 1708। कब से कब तक लड़े थे? 2010 के मेंस में सवाल था कि मारवाड़ के राठौड़ों के 30 वर्षीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं, बता दोगे? अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास के नेतृत्व में 30 वर्षों तक औरंगजेब का जो सामना किया गया था, उसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राठौड़ों का। मुझे याद है एक बार किसी कोई प्री टाइप का जो एग्जाम होता है आपके, बाकी आरएस में नहीं, किसी अन्य एग्जाम में क्वेश्चन था, राजस्थान की कौन सी रियासत ने 30 वर्षों तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था? मारवाड़। मुझे याद है मेरे वाले इंटरव्यू में इंटरव्यू वालों ने क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का 30 वर्षीय युद्ध कौन सा है, बैटल ऑफ 30 इयर्स किसको कहोगे आप? मारवाड़ वाला। कितने से कब तक लड़े थे वो? 1678 से 1708। किसको राजा बनाने के लिए? जब यहां से भेज दिया था तो मेवाड़ चले गए थे। मेवाड़ में उनको 2 जागीरें मिली थी। एक जागीर दी गई थी, पहले एक जागीर मिली विजयपुर। कौन सी जागीर मिली? लिखो, आप लिखो एक थोड़ा सा लिखो। मेवाड़ में, इन मेवाड़, मेवाड़ में, इन मेवाड़ दुर्गादास जी को विजयपुर जागीर दी गई थी। विजयपुर जागीर वॉज गिवन टू दुर्गादास जी। दुर्गादास जी को विजयपुर जागीर दी गई थी। विजयपुर जागीर वॉज गिवन टू दुर्गादास जी। फिर मेवाड़ वालों के पास में एक जगह हुआ करती, रामपुरा। कौन सी जगह थी? वही रामपुरा जो अपने पढ़ते हैं, मराठों के खिलाफ रामपुरा में युद्ध किया जाएगा, पढ़ते हैं अपने। वो रामपुरा नाम की जगह मेवाड़ वालों के पास हुआ करती। तब रामपुरा में जो भी मेवाड़ वालों के बंदे थे वो आपस में लड़ झगड़ लिए, इसलिए राजा ने मालपुरा पे कब्जा कर लिया, सॉरी रामपुरा पे कब्जा कर लिया। रामपुरा मेरा है, अब मैं किसी को भी दूंगा नहीं। सामंत वहां लड़ने लगे। तब संभालेगा कौन? राजा के खुद के पास जो इलाके होते उनको क्या बोलते? परगने। तो राजा ने रामपुरा परगना दिया दुर्गादास जी को। परगने जिसको दिया करते ना उसको बोलते हाकिम। क्या बोलते? जिनको जागीरें मिलती है वो तो क्या हुआ करते थे? सामंत।
जिनको परगने मिलते हैं वो क्या होते थे? तो दुर्गादास जी को कहां का हाकिम बनाया गया? रामपुरा। लिख लो, दुर्गादास जी को रामपुरा का हाकिम बनाया गया था। दुर्गादास जी वॉज अपॉइंटेड एज हाकिम ऑफ रामपुरा। दुर्गादास जी को रामपुरा का हाकिम बनाया गया था। दुर्गादास जी वॉज अपॉइंटेड एज हाकिम ऑफ रामपुरा। रामपुरा का क्या बनाया गया था? फिर रामपुरा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो फिर वहां मध्य प्रदेश में रामपुरा के पास में जगह पड़ती है उज्जैन। तो लास्ट में वहां उज्जैन चले गए थे। 1718 में उज्जैन में मृत्यु हुई थी। लिख लो, 1718 ईस्वी में, इन 1718 AD उज्जैन में दुर्गादास जी की मृत्यु हो गई। दुर्गादास जी डाइड एट उज्जैन। उज्जैन में दुर्गादास जी की मृत्यु हो गई। दुर्गादास जी डाइड एट उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे? यहां पर दुर्गादास जी की छतरी बने। लिख लो, छतरी बराबर उज्जैन, क्वेश्चन में लिख लो शिप्रा नदी के किनारे, नियर रिवर शिप्रा। उपाधियां लिखो, टाइटल्स दुर्गादास जी। देखो, राठौड़ों का यूलिसेस, यूलिसेस ऑफ राठौर्स। देखो, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। अनपियर्स्ड पर्ल ऑफ मारवाड़। राजपूताने का गेरिबाल्डी। क्या क्या उपाधि बताओ देखिए? राठौड़ों का यूलिसेस, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, राजपूताने का राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास जी कहता है जमस्टोड। कौन कहता है? आगे लिख लो, जमस्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जमस्टोड। कोई पूछेगा दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? तो किसने कहा था? यूलिसेस एक ग्रीक वॉरियर हुआ था, यूनानी योद्धा हुआ था। तो जमस्टोड कहता जैसे हमारे यूनान में हुआ था यूलिसेस, वैसे राठौड़ों के अंदर कौन हुआ था? दुर्गादास। जिस प्रकार यूनानियों पे दुश्मनों ने कब्जा किया तो यूनानियों को दुश्मनों के कब्जों से मुक्त कौन करवाता है? यूलिसेस। वैसे राठौड़ों पर जब कब्जा हुआ तो मुक्त कौन करवाता है? दुर्गादास। एक उपाधि क्या है? मारवाड़ का ऐसा मोती, इसको बिंदा नहीं गया हो। मोती मिलता है समुद्र में, जब समुद्र में मोती मिलता है तब प्योर फॉर्म में होता है। बाद में हम क्या करते हैं, उसकी माला बना लेते हैं। माला बनाएंगे तो उसमें छेद निकालेंगे तो वो प्योर नहीं बचेगा, फिर तो उसका भाग निकल गया। तो दुर्गादास ऐसा मोती है जो अभी तक क्या है? प्योर है, जिसमें कोई भी छेद कर नहीं पाया, जिसको कोई भी अपनी तरफ ले नहीं पाया। तो क्या पड़ा? मारवाड़ का। अगली क्या है? राजपूताने का गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी इटालियन वॉरियर था। इटली पर जब फ्रांस का कब्जा था तो फ्रांस के खिलाफ लड़ने के लिए सेना बना के जो बंदा जाता वो कौन गया था? गेरिबाल्डी। और जब फ्रांस से इटली को छुड़वा लिया, लोगों को लगा कि अब गेरिबाल्डी राजा बनेगा, लेकिन गेरिबाल्डी चुपचाप एक थैले के अंदर कुछ बीज लेता है, एक टापू भी जाके खेती करता है। निस्वार्थ भावना से उसने इटली की सेना की। वैसे निस्वार्थ भावना कहां दिखाई देती है? दुर्गादास में। इसलिए हम क्या कहते हैं उनको? राजपूताने का। याद रह जाएगा। तीन उपाधियां क्या क्या बताओ? राठौड़ों का यूलिसेस, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और राजपूताने का। कल पढ़े।